तो हम लोग संचार को और आगे बढ़ाएंगे। पिछले हमने अभी तक क्या देख चुके हैं, संचार के प्रकार हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोगों को संचार स्थापित करने के लिए एक छोटा सा जाल या नेटवर्क बनाना होता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिखा तो नहीं है, पर हमें आपको समझाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते दिखेंगे आपको, सभी परीक्षाओं में आ भी चुके हैं और फिर से आने के चांस रहेंगे। संचार के बहुत से नेटवर्क या फिर जाल होते हैं, चाल नहीं लिखना है, जाल लिखना है। तो सबसे पहले की बात करें यदि हम लोग, तो सबसे पहला संचार का नेटवर्क आप लोग बनाएंगे क्या, श्रृंखला नेटवर्क। या जाल। इस श्रृंखला नेटवर्क में हम लोग क्या करेंगे, बस एक के बाजू एक बैठ जाएंगे, ऐसे इस प्रकार से बैठ जाएंगे और संचार करते जाएंगे। इसमें एक उद्देश्य होना जरूरी भी नहीं है, उद्देश्य यदि है तो भी चल जाएगा। बस इसमें ये होगा कि सामान्यतः संचार होगा या तो एक बार में इस दिशा में होगा या फिर एक बार में इस दिशा में होगा, लेकिन इसके अलावा आपको और इसमें कुछ खास और कहने को संचार नहीं कर पाएंगे। इसमें और कोई खास प्रकार का संचार नहीं हो पाएगा, ठीक है। मतलब एक बार में एक ही दिशा में संचार हो सकता है। दूसरे यदि प्रकार की हम लोग बात करें तो दूसरे प्रकार का नाम आप लोग लिखेंगे सितारा या स्टार टाइप का नेटवर्क। तो सितारा हम लोग किस प्रकार का बनाते हैं, जैसे सूर्य एक सितारा है, उसके चारों ओर ग्रह बैठे हुए हैं, तो इसमें इस प्रकार का डायग्राम बना देंगे आप। तो इसमें भी क्या होगा, हम लोगों को यदि संचार स्थापित करना है तो इस बीच वाले व्यक्ति की सहायता लेनी पड़ेगी। ये व्यक्ति आपस में संचार स्थापित नहीं कर सकते, ठीक है। ये सेम प्रकार की चीज़ें आप लोगों ने कंप्यूटर में भी पढ़ रखी हैं कि कंप्यूटर में जो आप टोपोलॉजी पढ़ते हो, तो वहाँ पर टोपोलॉजी भी तो क्या है, इंटरनेट के रूप में हम लोग एक दूसरे को डेटा देते हैं। तो वही सेम चीज़ें आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है। यदि आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो अब एक पंथ दो काज कर सकते हैं, एक तीर से ही दो जहाँ तक धनुष मार सकते हैं, ठीक है, नहीं निशाने मार सकते हैं, जो भी है। तो आप लोग समझ गए हैं, आगे चलते हैं, क्योंकि संचार आपने हमसे स्थापित कर लिया है। तो सितारे में बस बुरी बात ये हो जाएगी कि जो संचार है आपको पहले इस व्यक्ति को देना पड़ेगा, फिर ये व्यक्ति कहाँ देगा, इस चीज़ को देगा। मतलब यहाँ पे जो अन्य आजू बाजू व्यक्ति बैठे हुए हैं उनको आपस में संचार करने की अनुमति नहीं है, उनको केंद्र में बैठे व्यक्ति से ही सहायता लेनी पड़ेगी संचार स्थापित करने के लिए। तो जो ईजी हैं बस हम वो आप जो ईजी हैं वो हम आपसे शेयर नहीं करेंगे, जो आप नाम से ही समझ जाओगे, इसलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के चलते हैं ईजी टॉपिक्स में। तो अगला लिख दिया है क्या, वृत्त नेटवर्क या फिर सर्किल नेटवर्क या वृत्त जाल। तो इसमें क्या होगा, हम लोग इस प्रकार से वृत्त बना के संचार स्थापित करेंगे, ठीक है। इस वाले नेटवर्क में क्या होगा, इस वाले नेटवर्क में जो आजू बाजू के व्यक्ति हैं या फिर जो व्यक्ति हैं वो ये वाला व्यक्ति इससे भी संचार स्थापित कर सकता है, इससे भी कर सकता है। बस डाउट केवल कैसा बनता है कि जब श्रृंखला वाले की बात हो रही थी तो यहाँ पे ये व्यक्ति सामान्यतः इससे संचार स्थापित करेगा, ठीक है, ये व्यक्ति इससे स्थापित करेगा लेकिन इससे नहीं करेगा। एक बार में वो या तो अपने आगे वाले से संचार स्थापित कर सकता है पीछे वाले से, लेकिन वृत्त वाले में फ़ायदा क्या होगा, एक ही व्यक्ति अपने आजू बाजू वाले से संचार स्थापित कर सकता है। ये फ़ायदा आपको यहाँ पे मिलेगा वृत्त नेटवर्क और श्रृंखला नेटवर्क में अंतर करने का, इससे पढ़ने का। कभी परीक्षा में आ जाता है कि श्रृंखला नेटवर्क में क्या संचार कैसा होता है, तो श्रृंखला नेटवर्क में आप बोलेंगे इसमें केवल एक दिशा में ही संचार होता है, ठीक है। सितारा नेटवर्क तो इजी था। वृत्त नेटवर्क में एक व्यक्ति जो है दोनों ओर संचार स्थापित कर सकता है। फिर आप लोगों को तो पता ही है हमारे ख्याल से कंप्यूटर वाले टॉपिक से कि सबसे अच्छी क्वालिटी का संचार स्थापित होता है किसमें, तो आप बोलेंगे जिसको हम लोग इंग्लिश में अपने कंप्यूटर में पढ़ते थे मैश नेटवर्क, या फिर इसको शायद लिखा सकता है सभी दिशीय नेटवर्क। तो इससे क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा बनते हैं, तो इसकी यदि हम चर्चा करें तो इसमें क्या होगा, किसी भी प्रकार से सब में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, आपको बस ये अंतर करना सीखना है। यदि हमने मान लीजिए जैसे 4-5 लोगों का एक छोटा सा जाल बना लिया, फिर 4-5 लोग आपस में बात करने वाले हैं। अब यदि इन 4-5 लोगों की अच्छी दोस्ती, अच्छी मतलब इनकी तालमेल है, तो ये व्यक्ति इससे ही बात कर सकता है, इससे भी कर सकता है, ये इससे भी कर सकता है, ये इससे भी कर सकता है, मतलब सभी किसी से भी बात कर सकते हैं। जैसे इस वाले में क्या था, ये व्यक्ति इससे कर सकता है, इससे कर सकता है, पर इससे नहीं कर सकता। तो इस वाले में दोनों दिशाओं में संचार तो किया जा सकता है, लेकिन किसी से भी संचार नहीं किया जा सकता है।
अब हम लोगों का जो मैस या फिर सभी दिशीय या फिर कहने को ऑल डायरेक्शनल जो अपना कम्युनिकेशन होगा, इसमें आप कभी भी किसी से भी किसी भी दिशा में संचार स्थापित कर सकते हैं। इसलिए बेस्ट क्वालिटी का संचार नेटवर्क किसे माना जाएगा? मैस नेटवर्क को या फिर सभी दिशीय फिर ऑल डायरेक्शनल संचार को माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फिर हम लोग तो किसी भी प्रकार से नेटवर्क करते तो मोस्टली इन चारों से क्वेश्चन ज़्यादा आते, बाकी तो नाम से ही आप लोग काम समझ जाओगे और कर लोगे। बस डाउट बनता है थोड़ा सा किस पे? इन दोनों पे। इसलिए हमने बता दिया ये केवल एक दिशा में काम करेगा, ये दोनों दिशाओं में काम करेगा एक साथ, लेकिन बस दोनों में कमी क्या है? इसमें व्यक्ति केवल अपने आगे वाले से बात कर पाएगा, इसमें व्यक्ति केवल अपने अगल बगल में बात कर पाएगा। इसमें कोई भी किसी से कभी भी किसी भी दिशा में बात कर सकता है। तो यहाँ से संचार स्थापित करके हम लोग अपने संचार के द्वारा अपने प्रबंधन को सुधार पाएंगे, और हम लोग यदि अपने प्रबंधन को सुधार पाएंगे तो पहले नौकरी लेंगे और जिस भी ऑफिस में काम करने जाएंगे वहाँ पे अच्छे से खुद को प्रबंधित और अपने डिपार्टमेंट को भी प्रबंधित कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी लेक्चर देने में समय खर्च नहीं करते हैं, सीधा आगे बढ़ते चलते हैं क्योंकि समय कम है और पढ़ना थोड़ा सा ज़्यादा है। तो संचार के बाद हम लोगों को अगला टॉपिक जो चर्चा में रखना होता है उसका नाम है नियंत्रण या कंट्रोल। तो नियंत्रण कंट्रोल तो आप लोग समझते हैं क्या होता है कि नियंत्रण का मतलब केवल किसी पे प्रतिबंध लगाना नहीं है, केवल किसी पे प्रतिबंध लगाना ही नियंत्रण नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? हमें नियंत्रण का अर्थ होता है कि आपको स्वयं को भी अनुशासित रखना है और दूसरे जो आपके साथ को साथ में काम कर रहे हैं उनको भी अनुशासन में रखने के लिए आपको ऐसा माहौल बनाना है, ना कि उनकी गलतियाँ निकालना है हमेशा या फिर उन पर पाबंदी लगानी है। आपको ऐसा माहौल बनाना है ताकि वो आपके साथ हमेशा अनुशासन में रहते हुए काम कर सकें, और जब वो शासन में रहेंगे तो आपका प्रबंधन कहने को ऊंचाइयों को आसानी से छुएगा और वो किस में कहलाएगा? नियंत्रण में कहलाएगा, टोटली इन कंट्रोल कहा जाएगा। तो पीटर ड्रकर साहब थोड़े से टफ शब्द बोल के गए, हम लोग समझते हैं, बस फिर से बोल दें। नियंत्रण का मतलब केवल प्रतिबंध नहीं है, आपको लोगों को पीछे आपको लोगों को पीछे हमने एक शब्द पढ़ा था, अभिप्रेरित भी करना है। ठीक है, आपको लोगों को अभिप्रेरित भी करना है और उनको अभिप्रेरित करने के बाद काम करने के लिए फिर से इंस्पायर करना है। वो शब्द आ रहा है बार बार, तो बस आखिरी में एक शब्द फिर से वो बोलेंगे, नियंत्रण का अर्थ केवल प्रतिबंध कराना या लगाना नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। पीटर ड्रकर साहब इसके बारे में क्या बोल के गए? नियंत्रण जो है साधनों, परिणाम और प्रयास के बीच संतुलन कायम रखता है कि भैया आप किस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, किस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, तो आपके पास कौन से साध्य हैं, मतलब आप कैसे काम करोगे, साधन मतलब किन चीज़ों से काम करोगे, ठीक क्या परिणाम आप प्राप्त करना चाहते हो, कैसे प्रयास कर रहे हो, इन सभी चीज़ों की एक सही लेखा जोखा यदि आपके पास है तो वही हमारा कहलाएगा उत्तम नियंत्रण कहलाएगा हमारे प्रबंधन के काम में। ठीक है, तो इस पर आप लोग इतना ही याद रखें कि नियंत्रण साधनों, परिणाम और प्रयास के बीच संतुलन का काम करता है। तो आपका नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य है क्या? स्थापित करना संतुलन, जो हमने पीछे बताया। और संतुलन केवल प्रतिबंध से नहीं आता, आपको लोगों को संतुष्ट रखना पड़ेगा अपने व्यवहार से, अपने काम से। तो अब नियंत्रण के सोपान, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यदि आप नियंत्रण के कोई सही सोपान मतलब होता है स्टेप्स, कि आप कैसे नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। तो हमें पहले मापदंड निर्धारित करने पड़ेंगे कि किस व्यक्ति के साथ में हमें कैसा व्यवहार करना है, किसको कितना काम करना है। ठीक है, किसको कब आना है, कब जाना है, किसको कितने घंटे लगातार काम करना है। तो आपको पूरे वहाँ पे मापदंड निर्धारित करने पड़ेंगे, कुछ खास कठिन नहीं है, बस आपको क्रम याद रखना है। ठीक है, फिर आपको उनसे जो काम आपने देखो ये तो बता दिया ये क्या करना है, कैसे करना है। फिर आपने जिस व्यक्ति से आपने जो काम कराया है या फिर आपने खुद ने किया है तो उसका आपको कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना है कि भैया आपने जो काम किया है वो कितना अच्छा कितना बुरा है, उसको भी आपको देखना है, ना कि काम करके चले गए बस, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। तो पहले कार्य को निर्धारित करना है, फिर कार्य का मूल्यांकन करना है। यदि बाई चांस उसमें कुछ त्रुटियाँ हैं या कमियाँ हैं, त्रुटियाँ शब्द हमेशा नहीं बोलना चाहिए, यदि बाई चांस उसमें कुछ कमियाँ हैं या फिर कहने को और सुधार हो सकते हैं तो आपको सुधारात्मक कार्यवाहियाँ करनी है। तो ये तीनों काम आप सही प्रकार से करते हैं तो आपका प्रबंधन नियंत्रण में है, अर्थात कंट्रोल में है। ठीक है, तो कुछ खास कठिन नहीं है, इसको आप आसानी से पिक कर पाएंगे। तो बस आपको ये पद या सोपान याद रखने हैं, कुछ खास इससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे हमारे हिसाब से। तो आप बहुत ही बनेंगे भी तो आप ऑप्शन से ही आंसर पिक कर लेंगे। आप हम लोगों के पास इतनी समझ बूझ तो है कि नियंत्रण का अर्थ क्या होता है। बस आपको हम एक सलाह बस आखिरी में ये देंगे कि आपको हमेशा धनात्मक या सकारात्मक ऑप्शंस को ही पिक करना है, किसी नकारात्मक चीज़ को हम लोग यहाँ पे सही नहीं मानेंगे कि डांट के, मार के, पीट के, धमका के दिया आप किसी व्यक्ति पर नियंत्रण रखे हो तो वो यहाँ पे कहने को एक नैतिक मूल्य के रूप में सही आंसर नहीं माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निर्णय या डिसीजन। तो हर्बर्ट साइमन
निर्णय भी हम लोग समझते हैं कि आप लोग कहीं भी किसी भी ऑफिस में काम करने जाओगे, आप छोटे से लेके बड़े किसी भी पोस्ट पे काम कर रहे हो, तो यदि आपने किसी का आदेश लिया भी है तो आदेश का पालन कैसे करना है, इस चीज़ का भी निर्णय लेना कई बार कठिन हो जाता है। ठीक है, या फिर सबसे बड़ा कठिन काम तो क्या होता है, किसी से काम कैसे कराना है, फिर कोई भी काम करना है तो कैसे करना है, इस चीज़ का निर्णय लेना सबसे कठिन है। इसलिए हम लोग देखते हैं बड़े अधिकारी जो तो ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उनको काम तो कई बार कुछ खास नहीं करना, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है, निर्णय तो लेना है। तो निर्णय लेते हुए किससे क्या कराना, कब कराना, उसी में उनका दिमाग काफ़ी थका हुआ रहता है और वो लोग थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाते हैं हम लोगों के साथ में। तो निर्णय सबसे अहम भूमिका निभाता है किसी भी विभाग में, किसी भी हम लोग क्षेत्र में जाएंगे तो निर्णय सबसे बड़ा उद्देश्य या सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। तो हर्बर्ट साइमन साहब क्या बोल के गए हैं कि निर्णय मतलब डिसीजन मेकिंग। ठीक है, निर्णयन को प्रबंध या प्रशासन का हृदय मानते हैं। ठीक है, बीच में रखा हुआ, हम तो हृदय ना मान के हम तो मस्तिष्क मानेंगे। ठीक है, हृदय मानते हुए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को निर्णयात्मक प्रक्रिया बताया है। अर्थात प्रशासन में जो कुछ घटित होता है वो निर्णयन से ही संबंधित है। मतलब कुछ भी यदि हो भी गया है, यदि कुछ अपने आप हो भी गया है तो जिम्मेदारी किसकी होगी, उस उच्च अधिकारी की या फिर जिस भी व्यक्ति ने किया। यदि उसकी टेबल पर कुछ हो भी गया, भले उसने कुछ नहीं भी किया, तो माना क्या जाएगा, आपने ही निर्णय लेने के बाद वो वाला काम किया था। ठीक है, तो आप जो भी घटित होता है वो निर्णय से ही संबंधित होता है। मतलब हम लोगों को सारे काम सोच समझ के करना है। इसलिए लोग पीछे से देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग पहले प्रबंधन की परिभाषा में पढ़ के आए, फिर आपको इंस्पायर या फिर मोटिवेट भी होना है काम करने के लिए, दूसरे संचार स्थापित करने हैं। फिर हम लोगों को पीछे क्या करना पड़ा था पिछले टॉपिक में, संगठन, हम लोगों को पीछे नियंत्रण भी स्थापित करना पड़ा था, फिर निर्णय लेना पड़ा था या निर्णय करना पड़ा था। तो इस प्रकार से आप लोगों को बस ये ध्यान देना है कि हर चीज़ यहाँ पे एक चेन के रूप में चलेगी। तो सारे काम यदि सही आप लोग पहले से सोच समझ के व्यवस्थित होकर करेंगे तो प्रबंधन में कोई खास समस्या आने वाली नहीं है। तो साइमन शब्द को आपको याद रखना, साइमन साहब ने सर्वोत्तम परिभाषा दी है किसकी, निर्णयन की। हम लोगों को पता है हमारे देश में एक साइमन कमीशन आया था, वैसे वो ये वाले व्यक्ति नहीं थे, और साइमन कमीशन ने वहाँ पे कई सारे लोगों को एक निर्णय लेने पर विवश कर दिया कि गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ। तो साइमन साहब की परिभाषा किससे संबंधित है, मुख्य रूप से निर्णयन से। हमने याद रखने का छोटा सा तुक्का बना रखा है तो आप लोगों से शेयर कर लिया। अब निर्णय के प्रकार की बात करें, निर्णय कई प्रकार के हो सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ चीज़ों की हम लोग चर्चा कर लें। तो कार्यात्मक तथा अकार्यात्मक निर्णय। ठीक है, कार्यात्मक मतलब कुछ फंक्शनल हो जाएंगे तो कुछ नॉन फंक्शनल। कभी कभी आप लोगों को कुछ निर्णय ऐसे लेने पड़ते हैं जो आपके कार्य से संबंधित हैं, और कभी कभी हम लोगों को ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो कार्य से संबंधित नहीं। चलो अब ये चाय पी के आते हैं तो ये कार्य से संबंधित तो नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। उस बहाने हम लोग एक दूसरे से घुलने मिलने का मौका मिलेगा, और किसी की मतलब कहने को जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का वो भी मिल जाएगा जानने का मौका। तो कार्यात्मक और अकार्यात्मक निर्णय भी हम लोगों को लेने पड़ते हैं। हम लोगों को फिर दैनिक आधारभूत निर्णय भी लेने पड़ते हैं। रोज़मर्रा की भैया आपको अपनी लाइफ को सेटल करते हुए रहना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं भैया दिन भर परेशान है, ऐसा वैसा, सुबह से ऑफिस निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, तो भैया आपको अपनी दैनिक जो शेड्यूल है या फिर जो हम लोगों का दैनिक दिनचर्या है उसको भी आपको सही प्रकार से व्यवस्थित करते हुए निर्णय लेना आना चाहिए। आधारभूत मतलब बेसिक, मतलब इसमें भी क्या हो, कुछ खास नहीं। आधारभूत मतलब बेसिक निर्णय, तो आपको जो बेसिक निर्णय करनी, कम से कम काम शुरू कैसे करना है ये तो पता होना चाहिए। फिर काम जब होने लगेगा उसके बाद आप लोगों से सलाह वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, अगला लिखा है संगठनात्मक और व्यक्तिगत निर्णय। ये थोड़े से यहाँ से इंपॉर्टेंस शुरू हो जाएगी कि कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो आप अकेले नहीं ले सकते। यदि आप किसी संगठन का हिस्सा हो, जैसे परिवार भी एक संगठन है या समूह है, तो कुछ निर्णय वहाँ पे आपको अकेले नहीं लेने पड़ते, आपको सबके साथ मिलकर ही निर्णय लेने पड़ते हैं। तो संगठनात्मक निर्णय सबसे अहम हो जाता है, क्योंकि आपको अपने निर्णय को दूसरों पर थोपना नहीं, आपको बल्कि दूसरे लोगों से सलाह लेके और फिर कोई निर्णय लेना है। व्यक्तिगत निर्णय आप स्वयं ले सकते हैं, लेकिन वो निर्णय भी ऐसा होना चाहिए जिससे आपके आसपास के लोग या फिर आसपास के कर्मचारी प्रभावित ना हों। फिर नियोजित तथा अनियोजित निर्णय की बात करें। नियोजन का मतलब आप लोग समझते हैं योजनागत। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि योजना आयोग सामान्यतः फिर नीति आयोग उसका नाम हो चुका है कि नीति आयोग अब योजनाएं बनाती है, लेकिन उसके लिए योजना बनाने का फिर योजनाओं के लिए सर्वेक्षण कौन करके देता है, तो आप बोलेंगे वित्त आयोग बना के देता है। तो वित्त आयोग जो सर्वे करता है उस पर नीति आयोग काम करते हुए योजनाओं को तैयार करता है, तो वो होगा पूरा नियोजित। ठीक है, बजट भी सेम प्रकार का होता है, नियोजित अनियोजित। तो जब आप सोच समझ के काम करेंगे, ठीक है, भविष्य के बारे में, भविष्य के उद्देश्यों को सोच समझ के चलेंगे, तो वो वाले निर्णय कहलाएंगे नियोजित। और जब आप बिना सोचे समझे या फिर कम से कम सोचे समझे कोई काम करते हैं, निर्णय ले लेंगे, तो हो जाएगा अनियोजित। तो इसको थोड़ा सा आप लोग फिर से सोच समझ के चलना है।
फिर नीति तथा संचालन संबंधी निर्णय, तो आपको ये नियम कानून है, आपको कोई ये केस को कब आना है कैसा आना, जो भी हम लोग देखते कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं उनसे संबंधी निर्णय कि किसको कब क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ पे कैसी शब्दावली यूज करना है, वो सारे निर्णय कैसे किस प्रकार कहलाएंगे, नीति और संचालन संबंधी निर्णय हो जाएंगे। फिर नीति, प्रशासकीय तथा कार्यकारी निर्णय, तो सब में आप लोग देखा लगभग सेम प्रकार की शब्दावली यूज हो रही है। तो प्रशासकीय यदि आप समझो कलेक्टर बन गए या फिर कोई भी अच्छे पद पे हैं तो आपको प्रशासकीय निर्णय भी लेने पड़ सकते हैं कि कहाँ पे भैया कब काम कराना है, कहाँ पे लाइट लगाना, कभी कुछ भी छोटे मोटे काम है तो आपको प्रशासकीय निर्णय लेने पड़ेंगे। अब एकाकी और सामूहिक भी है जब लगभग इसी टाइप का हो जाएगा। बस संगठन सामान्यतः किसे बोलते हैं, संगठन सामान्यतः उनको बोलते हैं जो किसी कानून के तहत, नियम कानून के तहत बस एक या फिर एक विशेष उद्देश्य के लिए बने हैं। और समूह कभी कभी कैसे होते हैं, बस ऐसे ही हम लोग कहीं घूमने गए, 4-5 लोग मिलके इकट्ठे हो गए तो वो समूह है। लेकिन आपने सोच समझ के कोई संगठन बनाया, NGO बनाया है, CBO बनाया, तो वो सब संगठन है। लेकिन घूमते फिरते समय दोस्तों का संगठन यानी दोस्तों का जो ग्रुप है वो समूह है, तो वो भी लेकर निर्णय लेते हैं। खेल रहे हैं आप लोग तो खेलते समय आपने निर्णय लिया भैया आज चलो टॉस जीत गए, क्या करना है, बैटिंग करनी, बॉलिंग करनी है, तो वो सामूहिक निर्णय है। हाँ, लेकिन यदि उस समूह में एक नियमितता आ जाएगी तो वो समूह ही आगे जाके क्या बन जाता है, संगठन बन सकता है। शुरुआत किसी भी ग्रुप की किससे होती, समूह से, और फिर आगे जाके वो संगठन बन सकता है। और एकाकी व्यक्तिगत में थोड़ा सा ये है कि व्यक्तिगत में आप ऐसे निर्णय लोगे जो दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद ही लेना है। और एकाकी में आप किसी के बारे में ज़्यादा सोचेंगे विचारेंगे नहीं। इस प्रकार के निर्णयों को हम लोग एकाकी निर्णय कह डालेंगे। तो कुछ खास कठिन क्वेश्चन नहीं बनने यहाँ से, इसलिए हम आपको केवल चर्चा में लेके चल रहे हैं कि आपको इन मुद्दों पे सोचना पड़ सकता है। इनसे ऐसे क्वेश्चंस पे तो आप 99% तक ऑप्शन से ही आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बस कुछ फैक्ट आप लोगों से हम ये शेयर करना चाहेंगे। जो हर्बर्ट साइमन साहब हैं, इनने निर्णय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण काम किए हैं और इनके महत्वपूर्ण कार्यों के लिए 1916 में इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, जो काफ़ी सालों तक मतलब प्रचलित रही। तो लगभग 30-40 साल तक वाली पुस्तक फेमस रही, तो कुछ फैक्ट जो आप लोग हमसे जानना चाहते हैं कि सर क्या इम्पोर्टेंट है, तो समझने वाली चीज़ तो ठीक ठाक थी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर हमने हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश का वर्ड बिहेवियर। तो ये वाली बुक लिखी इनने, और इस वाली बुक से ठीक है पूरे विश्व में खासकर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ठीक है एक प्रकार से क्रांति टाइप किया गई। इसीलिए इनको 1948 में, इसलिए हर्बर्ट साइमन साहब को 1948 में अर्थशास्त्र का नोबेल का पुरस्कार दिया गया मैनेजमेंट के कारण। ठीक है, तो इतनी अच्छी बुक थी, अमेरिका के रहने वाले थे। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया है। तो कुछ लोगों को पता है तो भैया इसको आप यदि जानते हैं तो खुश हो जाइए, आपको एक अच्छी चीज़ याद है। और जिन लोगों को नहीं पता है तो आप लोग इसको याद रख के थोड़ा सा कंफर्म रखें, ताकि यदि एग्जाम में आता है तो आप लोग अपने 1-2 नंबर जो भी हैं वो कंफर्म कर सकें। तो हर्बर्ट साइमन साहब ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, प्रशासनात्मक व्यवहार। ठीक है, ये इनकी बुक है, किताब है। इसके लिए इनको अर्थशास्त्र का नोबेल मिला कब, 1948 में। किनको, साइमन साहब को। तो ये वो वाले साइमन नहीं है जो हमारे देश में साइमन कमीशन लेके आए थे। नहीं तो आप लोग बोलो गो बैक साइमन, हमारा मोबाइल बंद करनी है, अभी अपना यूट्यूब चैनल बंद करके खुद बैक हो जाएँ। आगे चलते हैं, अगला है आप क्या, देखो हमने पीछे बोला था आपसे कि समूह यानी कोई भी प्रकार का यदि हम लोग कुछ कहीं पे भी एकत्रीकरण हुआ है लोगों का, तो किसी भी बिना उद्देश्य के या फिर कुछ समय के लिए यदि आप इकट्ठे हुए तो वो समूह है। लेकिन जब आप एक उद्देश्य के लिए इकट्ठे होते हो तो वो क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। तो ये बस छोटी छोटी सी बारीकियाँ हम लोगों को याद रखना है कि भैया इकट्ठे होने का अर्थ समूह और संगठन हम लोग हिंदी में पर्यायवाची के रूप में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा भैया मतलब एक प्रकार से सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं, तो आपको इनका बेसिक अंतर पता होना चाहिए। तो संगठन क्या है, तो लूथर गुलिक साहब की हमने फिर से वापसी कराई है। तो लूथर गुलिक साहब ने संगठन के लिए क्या बोला है कि संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा है। ठीक है, औपचारिक मतलब नियम कानूनों का समूह, हम कई बार बता चुके हैं आपसे। फॉर्मेलिटी का अर्थ हम लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे ही के सेंस में लेते हैं, तो फॉर्मेलिटी ऐसे ही नहीं होती, फॉर्मेलिटी करनी ही पड़ती है, मतलब ऐसा होता ही है। ठीक है, परंपरागत चीज़ को औपचारिक बोलते हैं। तो संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा है, ठीक है, जिसके द्वारा किसी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यों को विभाजित और निर्धारित किया जाता है।
तथा उसमें समन्वय स्थापित किया जाता है। तो मेन तो आपको भैया लक्ष्य क्या करने, निर्धारित करने हैं। तो इस लक्ष्यों को निर्धारित करने के बाद अपने समूह संगठन के विभिन्न लोगों के बीच आप कार्यों को विभाजित करोगे और ये निर्धारित करोगे कि भैया किसको क्या करना है। और सबसे बड़ी चीज़ तो क्या होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो ये सारी क्रियाविधियाँ एक कहाँ होती हैं, तो आप बोलेंगे संगठन। इसलिए हम लोग देखते हैं आजकल बहुत सारे विभागों को भी संगठन का नाम दे दिया जाता है। जैसे हम लोग बोलेंगे CSO या फिर NSSO, ऐसे बहुत सारे मतलब विभाग हैं जो लोग अपने नाम के पीछे अब विभाग, डिपार्टमेंट ना लगा के क्या भी लगाना पसंद करते हैं, संगठन लगाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक निश्चित उद्देश्य के लिए काम करते हैं, अपने कार्य को बांटते हैं और पूरे देश में या पूरे विश्व में समन्वय के साथ कार्य करते हुए अपने उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। तो आगे चलते हैं, हम लोग हमारे ख्याल से समझ चुके हैं कि संगठन क्या होते। तो जितने भी संगठन हैं, मतलब जितने भी समूह दुनिया में उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं वो सब संगठन हैं। तो इस आधार पर हम लोग फिर से वही संगठनों को कितने प्रकार में बांट देंगे, केवल 2 प्रकार में, औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन। ठीक है, तो औपचारिक का मतलब फिर से वो जिनके पास भैया उद्देश्य हैं। ठीक है, जो उद्देश्य हैं और वो स्थायी रूप से काम करेंगे, जिनके पास उद्देश्य हैं, ठीक है, और वो नियम कानून के तहत स्थायी रूप से काम करेंगे, औपचारिक संगठन कहलाएंगे। ठीक है, जिनके पास ऐसे संगठन जिनके पास उद्देश्य तो है, बस उद्देश्य तो सभी जगह होना है तब तो संगठन है, पर ये स्थायी रूप से कार्य करेंगे। ठीक है, स्थायी रूप से कार्य करेंगे। जैसे आपने बोल दिया वित्त आयोग, ठीक है, जैसे आपने बोल दिया वित्त आयोग, चुनाव आयोग। तो भले जैसे आप लोग वित्त आयोग को लेकर थोड़ा सा डाउट में आओगे, सर वित्त आयोग तो हर 5 साल में ख़त्म होता फिर बनता है, लेकिन उसके पास मेन क्या होता है, उद्देश्य होता है, और वो नीतियों के तहत या कानूनों के तहत कार्य करता है। ऐसा नहीं कि कभी भी अपने मन से कुछ भी करने लगे, उनको सरकार के नियमों का पालन करना पड़ता है, संविधान के नियमों का पालन करना पड़ता है। तो जो मतलब किसी भी विशेष प्रकार के नियम कानून से बंधे रहेंगे और स्थायी रूप से काम करेंगे, ठीक है ना, स्थायी रूप से काम करें, मतलब अपने मन से काम नहीं कर सकते आप। यहाँ पे आपको प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत रहते हुए काम करना पड़ेगा। तो ऐसे संगठनों को हम लोग क्या नाम दे देंगे, ऐसे संगठनों को हम लोग औपचारिक संगठन नाम दे देंगे। ठीक है, तो अब ऐसे हम लोग यहाँ पे वित्त आयोग, चुनाव आयोग, आप लोग बोलोगे सब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है, UGC लिख देते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में। तो ऐसे आप लोग अब एक्सेट्रा करके जोड़ देंगे। अब लेकिन बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जिनके पास उद्देश्य तो है, पर उनके अंदर कोई खास नियम कानून या नीति वगैरह नहीं होती। ठीक है, उनकी जब स्थापना हो रही होती है, जब वो लोग काम कर रहे होते हैं, तो उन्हें किसी खास प्रकार का नियम कानून और नीतियों का पालन नहीं करना पड़ता है। तो इस प्रकार के संगठनों को हम लोग कह देंगे अनौपचारिक संगठन। ठीक है, इस प्रकार के नियमों को हम लोग क्या कह देंगे, अनौपचारिक संगठन। तो उद्देश्य तो है, इस और कहने को वो कुछ हद तक कैसे हो जाएंगे, अस्थायी, मतलब कुछ समय तक अस्तित्व में रहेंगे और उस समय के जैसे उनको अपने लगेगा भाई उद्देश्य पूरा हो गया है, तो वो अपने संगठन को क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो ऐसे संगठनों को हम लोग नाम दे देंगे अस्थायी संगठन। ऐसे हम लोग के समाज के संगठन, जबकि कोई भी फंक्शन होने को होता है तो उद्देश्य निर्धारित होता है, ये लोग ये काम देखेंगे, वो लोग ये काम देखेंगे, लेकिन उसके बाद उसको संगठन को ख़त्म कर दिया जाता है, फिर अगले साल फिर से गठित किया जाता है। लेकिन उसमें कोई खास नियम कानूनों का पालन यदि नहीं किया जाएगा तो आप बोलेंगे वो अनौपचारिक है। मेन तो आपको औपचारिक और अनौपचारिक को इस प्रकार से याद रखना है कि जहाँ पे नियम कानून का आपको पालन करना है तो औपचारिक, और जहाँ पे नियम कानून का पालन नहीं करना है तो क्या हो जाओगे, अनौपचारिक। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक और शब्द अगला लिखा हुआ है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हुए दिख रहे हैं, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। तो केंद्रीकरण क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि इसमें सत्ता या प्रशासन किसी एक ही यदि हम बोल दें तो विभाग द्वारा होता है ऐसा। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें कि यदि पूरे देश पर विभाग द्वारा, और लिख दें विभाग या केंद्र द्वारा होता है। ठीक है, जैसे पूरे देश पर केवल दिल्ली का नियंत्रण रहे और कोई भी वहाँ पे किसी प्रकार से काम करने के लिए ना तो उत्तरदायी हो और ना ही जिम्मेदार हो,
तो इस प्रकार के प्रशासन को हम लोग क्या नाम देते हैं, केंद्रीकरण। जैसे पुराने समय के राजा महाराजा लोग जो होते थे, सारे अधिकार उन्हीं के पास सुरक्षित होते थे, वो अपने काम का ज़्यादा बंटवारा भी नहीं करते थे। फिर धीरे धीरे जाकर लोगों ने अपने अंदर में सामंत वगैरह फिर दूसरी प्रकार की चीज़ों की स्थापना करना शुरू की। तो बस सीधी बात है कि जहाँ पर पूरा काम केवल केंद्र द्वारा ही किया जाएगा, केंद्र के पास ही सारे अधिकार हैं कार्य करने के और जिम्मेदारियों के साथ काम कर नियम कानून बनाने के। तो इस प्रकार के संगठन को हम लोग नाम दे देंगे केंद्रीकरण संगठन या फिर केंद्रीकरण सरकार या फिर सेंट्रलाइजेशन। लेकिन उसके विपरीत विकेंद्रीकरण फिर डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें क्या होगा, सरकार जो है, केंद्र जो है अपने देश के अंदर उसको कई भागों में बांट देगी। जैसे हम लोग बोलेंगे सबसे पहले राज्यों में बांटा जाएगा, ठीक है, और फिर राज्य को भी किस में बांटा जाएगा, जैसे अपने देश में भी केंद्र को राज्य में, केंद्र जो है अपनी सत्ता को राज्य में, फिर केंद्र शासित प्रदेशों में बांटे रखा हुआ है। फिर राज्य के अंदर भी आप लोग बोलोगे कि सर अपने कहने को नगर हैं और फिर क्या है, ग्राम है। तो इस प्रकार से जगह जगह पे प्रशासन के प्रति जिम्मेदार व्यक्तियों की वहाँ पर नियुक्ति की जाएगी और वो लोग अपने द्वारा काम कर करके अपने प्रभाव को या फिर कहने को राजस्व को इकट्ठा करके कहाँ तक पहुँचाएंगे, ऊपर तक पहुँचाएंगे, फिर अपने निर्णयों के द्वारा, अपने प्रबंधन के द्वारा अपने क्षेत्र में विकास कार्य करेंगे। तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो इस वाले को बोलते हैं कहाँ, इस केंद्रीकरण को आप बोलते हैं क्या, ऊपर से नीचे की ओर शासन, और विकेंद्रीकरण को बोलते हैं नीचे से कहाँ की ओर शासन, ऊपर की ओर। मतलब यहाँ पे केवल केंद्र ही सबको प्रभावित करेगा, लेकिन यहाँ पे जो छोटे छोटे से ये नगर निकाय हों हम लोगों के, चाहे ग्रामीण निकाय हों या फिर राज्य के निकाय हों, ये सब भी किसको प्रभावित करेंगे, देश को प्रभावित करेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे विकेंद्रीकरण या फिर डिसेंट्रलाइजेशन। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है, नगर पंचायतों की स्थापना, ग्राम पंचायतों की स्थापना, ठीक है, सब किसके उदाहरण हैं, तो विकेंद्रीकरण के। और स्वशासन, ठीक है, या सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन भी किसके तहत उदाहरण माना जाएगा, तो आप बोलेंगे विकेंद्रीकरण को उदाहरण माना जाएगा। तो यहाँ से शायद कुछ आप लोगों को पंचायती राज संबंधी क्वेश्चन भी यहाँ से देखने को मिलेगा कि स्वशासन का जनक अपने भारत में कौन है, विकेंद्रीकरण का जनक अपने भारत में कौन है, तो आप लोग आंसर लगा देंगे लॉर्ड मेयो। तो इस प्रकार से कुछ आंसर्स आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड रिपन है, मेयो नहीं रिपन है ना, लिख दे नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ अब लिख दी मानी जाएगी वो सबूत मानी, जो बोली वो सबूत नहीं है। तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन या फिर विकेंद्रीकरण का जनक माना जाता है अपने भारत में। उन्हीं ने फिर उसी समय स्थायी कहने को जनगणना भी शुरू की थी। जनगणना के लिए हम लोगों को सबकी सहायता लेनी पड़ती है, तो पहले वो स्वशासन लेके आए, मतलब जगह जगह पर उन्होंने भी ये लोगों को जिम्मेदार बनाने की कोशिश की और फिर वहाँ पे जनगणना कराना भी स्थायी रूप से शुरू कर दिया। पहली जनगणना मेयो साहब ने की थी। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अपने भारत में 1993 में 1993 में 73वें 74वें संविधान संशोधन क्रमशः हुए और उनके द्वारा नगर निकाय, मतलब पहले ग्रामीण पंचायतों, मतलब ग्रामीण निकायों की, उसके बाद नगर निकायों की स्थापना की गई। तो आप लोगों को इसके बारे में पता है, इसलिए इस पर विस्तृत ज्ञान दे के आप लोगों को बोल करके ज़्यादा मुद्दे को भटकाते नहीं हैं। तो आप लोग बस दिमाग में रखिए कि ऐसे कुछ क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आप कॉन्फिडेंस में भी फील करेंगे और पेपर को देने में काफ़ी ज़्यादा मन लगेगा कि आपको हाँ पहले से भी बहुत कुछ पता है, जिससे आप लोगों के नंबर कम नहीं होंगे बल्कि बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको बस विश्वास को बना के आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक ही चालू करने की इच्छा है हमारी। तो हम लोग अब पढ़ेंगे बजट। जैसे कि हमने देखा भैया पीछे संगठन पढ़ लिया, निर्णय पढ़ लिया, संचार पढ़ लिया। तो इतने सब चीज़ों की सहायता से हमने जो संगठन बनाया है, संगठन को कार्य करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा तो है लेकिन ये सही प्रकार से खर्च करना आपको नहीं आता है, तो पैसा कुछ ही समय में ख़त्म हो जाएगा और फिर आगे काम नहीं कर पाएंगे। तो पैसे को या वित्त को सही प्रकार से मैनेज करने के लिए या प्रबंधित करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, बजट बनाना पड़ता है। इसलिए बजट संबंधी क्वेश्चन भी प्रबंधन में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और एक इम्पॉर्टेंट ज्वलंत मुद्दा बन जाता है। और आप खुशी के लिए हम लोग ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक और अच्छी बात कि बजट के बारे में हम लोग पहले से बहुत कुछ जानते हैं। तो एक और टॉपिक आपको यहाँ से ऐसा मिल जाएगा जिस पे आप लोग आसानी से नंबर कमा पाएंगे। बस छोटी छोटी चीज़ें जो आप लोग शायद भूल सकते हो या फिर कम पता है, तो हम आज आपको रिकॉल करने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, बाकी एक चीज़ तो हम लोगों को पता है, किसी भी संगठन का बजट जो है, किसी भी संगठन के लिए बजट एक प्राणवायु की भांति काम करता है। बजट प्राणवायु की भांति काम करता है। तो किसी भी संगठन के लिए बजट प्राणवायु के समान है। यदि हम लोग अपने पास पैसा तो है, ठीक है, वित्त तो है, लेकिन वित्त को यदि हम लोग सही प्रकार से कहने को प्रबंधित नहीं करते हैं तो वो वित्त किसी काम में नहीं आएगा। तो वित्त को प्रबंधित करना ही क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। तो बजट है क्या,
आप लोग भी जानते हैं कि सर बजट में सभी प्रकार के आय व्यय के ब्यौरे सही प्रकार से शामिल करने होते हैं। तो जो हमारी बेसिक परिभाषा वो तो आप सबको शायद पहले से पता है, तो हम लोग ये ब्लोबी साहब की परिभाषा पढ़ लेते हैं। तो बजट सरकार के आय व्यय का अनुमान मात्र नहीं है। तो हमने जो छोटी सी परिभाषा बोली ना, तो वो बात भी हमने पूर्णतः सही नहीं बोली थी। और आप लोगों को भी पता है कि सर बजट जो है केवल आय व्यय का अनुमान या ब्यौरा बस नहीं है, ठीक है। आय व्यय का केवल अनुमान या ब्यौरा नहीं है, बल्कि यह एक प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट, यह एक अनुमान लिखना है, यहाँ पर अनुसार लिख गया था, तो यह एक अनुमान तथा एक प्रस्ताव तीनों हैं। तो आपको यहाँ पे एक प्रस्ताव भी देना पड़ता है भैया। जैसे कि हम लोगों को शायद पता है कि यदि आप किसी एक वर्ष का बजट तैयार कर रहे हो, यदि आपने माना कि आपने बजट तैयार किया है 2021 और 22 के लिए, तो इस वाले वित्तीय वर्ष के लिए आप क्या क्या खर्चे करने वाले हो, उसके लिए आप प्रस्ताव रखेंगे, ठीक है। उसके लिए आप प्रस्ताव रखेंगे। एक साल के समय अंतराल के लिए आप प्रस्ताव रखे, भैया हमें इसके लिए इतना खर्च करना है, इसके लिए इतना खर्च करना है, ठीक है। और अगले वर्ष के लिए आप क्या लगाएंगे, 2023 तक के लिए आप क्या प्रस्तुत करोगे, अपने अनुमान। यदि हम इस साल ये वाला काम करेंगे तो अगले साल हमें ये फ़ायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो पिछले साल आप खर्च कर चुके हैं, मान लीजिए 2020 से 21 तक का जो आप काम कर चुके हैं, उसके काम की आपको क्या देनी पड़ेगी, प्रतिवेदन बना के देनी पड़ेगी। तो ये होता है, ठीक है। तो एक सीधी बात है कि एक वर्ष के बजट में या फिर एक बजट में सामान्यतः 3 वर्ष का लेखा जोखा इकट्ठा होता है। बस ये कि किसी की फाइनल रिपोर्ट होती है, जो आने वाला है चल रहा है उसके लिए आप प्रस्ताव रखते हैं, और जो आने वाला है उसके लिए आप अनुमान लगाते हैं। सामान्यतः 3 वर्ष का ब्यौरा होता है एक वर्ष के बजट में। तो इसमें प्रतिवेदन भी होते हैं, अनुमान भी होते हैं, प्रस्ताव भी होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों हैं या तीनों होने चाहिए। तो बजट में ये होने चाहिए, ऐसा बोल के गए हैं। तो यह एक ऐसा लेखा पत्र है, ना कि पात्र है। वैसे पात्र भी बोल सकते हैं, बाकी हम तो लेखा पत्र बोलना ज़्यादा अच्छा बोलेंगे, पात्र के रूप में भी काम करता। सूटकेस एक पात्र है, तो लेखा पत्र या लेखा पात्र है जिसके माध्यम से कार्यपालिका व्यवस्थापिका के सम्मुख आती है, ठीक है। तो कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका के सम्मुख आएगी। भैया व्यवस्थापिका मतलब जो व्यवस्था जमाने वाले लोग हैं, ठीक है, बड़े बड़े अधिकारी, ठीक है, नेता लोग, तो व्यवस्थापिका में चले जाएंगे। कार्यपालिका में हम सब जैसे कर्मचारी आएंगे जो काम करते हैं, तो हम लोगों को उन लोगों के सामने जाके जाने का मौका मिलता है कि आपने ये पूरे साल भर क्या किया, कैसे किया, वो हमें उन लोगों को समझाना पड़ेगा। वो लोग हमें जो देते हैं तो वो हमसे क्वेश्चन भी पूछ पाएंगे, ठीक है। तो सीधी बात है, ये जो बजट है वो कार्यपालिका व्यवस्थापिका या विधायिका भी बोल सकते हैं आप, कार्यपालिका और विधायिका मतलब लेजिस्लेटिव्स के बीच में एक संबंध स्थापित करने का भी काम करता है बजट। और विस्तार के साथ अतीत, वर्तमान और भविष्य, तो ये हो गया अतीत, ये हो गया वर्तमान और ये हो गया भविष्य, ठीक है। 3 स्थितियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। तो देखिए इन ब्लोबी साहब ने तो बिल्कुल भी लोभी नहीं थे, इन्हें लिखते समय बिल्कुल भी कहने को कंजूसी नहीं दिखाई, उन्होंने बिल्कुल पूरा का पूरा समझा के दिया, इतनी अच्छी परिभाषा बना के दी है। तो ब्लोबी साहब का दूसरा, बल्कि हम लोग भी जानते हैं कि एक वर्ष के बजट में कम से कम 3 प्रकार की चीज़ों को होना चाहिए, वर्तमान वर्ष, भविष्यकाल, भूतकाल, इतनी चीज़ों को हमें शामिल करना है, ये बोल के गए ब्लोबी साहब। तो थोड़ा आगे बढ़ने की इच्छा रखेंगे हम। तो बजट आप लोग समझ चुके हैं। तो बजट की सीधे प्रकारों पर चर्चा करते हैं, क्योंकि हम सबको पता बजट में क्या होता है, तो वो तो आपको पता भी, हमने वहाँ पे हल्की चर्चा कर भी ली है। तो बजट के प्रकार जहाँ से फैक्ट उठ के आएंगे, तो बजट का प्रकार जो है, तो सबसे पहले लिखा है विधायिका बजट। तो विधायिका ही बजट को तैयार करती है, उसे अनुमोदित करती है। विधायिका मतलब संसद या विधानसभा। तो देश का बजट जो है संसद तैयार करती है, और प्रत्येक राज्य का तो आप बोलेंगे सर विधानसभा तैयार करती है, प्रत्येक जिले का नगर पालिका, नगर निगम वगैरह में तैयार होता है। तो वही सब तो अलग अलग क्षेत्र की अपनी अपनी विधायिका होती है, ठीक है। तो जो बजट विधायिका द्वारा तैयार किया जाएगा उसको हम लोग विधायिका बजट कहेंगे, और वही उसे तैयार करती है, वही उसे अनुमोदित करती है। मतलब खुद ही बनाएंगे और खुद ही उस पर जाँच करके अपने हिसाब से उसको लागू कर देंगे। अनुमोदित कर देंगे मतलब रेफर्ड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विधायिका बजट को वो स्वयं तैयार करते हैं, स्वयं ही अनुमोदित कर देते हैं। फिर दूसरा है कार्यपालिका बजट, एग्जीक्यूटिव बजट। तो इस प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिका के सदस्य तैयार करते हैं। तो कार्यपालिका मतलब हम जैसे कर्मचारी इसको तैयार करेंगे, लेकिन हमें पास होने के लिए कहाँ भेजना पड़ेगा, अपने कहने को अपने जो भी क्षेत्र की आपकी विधायिका है उसके पास भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक अंतर आपको याद रखना है विधायिका बजट को। जैसे मान लीजिए कि हम लोग विधानसभा में काम करते हैं, विधायक हैं कोई व्यक्ति, तो विधायक जो है कोई अपने क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं, तो वो खुद ही बजट तैयार करेंगे, खुद ही उसको पास करवाएंगे। लेकिन यदि आप किसी विभाग में हो, आपको कोई काम
कराना, कोई खर्चा करना है, तो उसके लिए आप एक छोटा सा बजट तैयार करके रखोगे। लेकिन पैसा कहाँ से आएगा, तो उसके लिए पहले आपको उस प्रस्ताव को ऊपर विधानसभा तक पहुँचाना पड़ेगा, तो वहाँ से पैसा अनुमोदित होकर मिलेगा। तो कार्यपालिका वाले बजट में कार्यपालिका के सदस्य उसको तैयार करेंगे और विधायिका ही हमेशा अनुमोदित करेगी, मतलब ऊपर से पैसा आएगा तो संसद से या विधानसभा से पास होकर आएगा उसका प्रस्ताव। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पे दोनों काम वो स्वयं करेगी, यहाँ पे काम करने वाले बनाएंगे और विधायिका के लोग क्या करेंगे, पास करेंगे। ठीक है, और विधायिका द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी वापस किसकी होती, कार्यपालिका की। भैया अब आपके पास पैसा आ गया है, अब आप लोग सोच समझ के खर्च कीजिए, अगले साल आपसे रिपोर्ट मांगेंगे बस। तो ये अंतर आपको याद रखना। तो दोनों वर्ड थोड़े से ईजी थे, लेकिन अंतर हमने आपको बता दिया है। यहाँ पे अनुमोदन, यहाँ पे तैयारी की बात करें तो ये करेंगे। यहाँ पर तैयारी मतलब सीधी बात, जो बजट बनाता है वो तैयार करता है, या फिर जिस प्रकार का बजट है वो स्वयं तैयार करेगा। और अगला फैक्ट क्या लिखा है यहाँ पर, लाइन आइटम बजटिंग। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन बन रहा है, पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं। तो इस प्रकार के बजट में सार्वजनिक व्यय पर कठोर नियंत्रण रखने की, ठीक है, कठोर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से प्राथमिकता दी जाती है। तो ये उनकी इच्छा होती है भैया कि कठोर नियंत्रण रखा जाए, मतलब एक एक पैसे को गिन गिन के खर्च किया जाए, फिर देख देख के खर्च किया जाए, और कि एक एक पैसे का ब्यौरा रखा जाने की कोशिश की जाती है। तो लाइन आइटम जो बजट होता है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है आज के समय में, ताकि इससे हम लोग अपने पैसे का सही प्रकार से सदुपयोग कर सकते हैं और दुरुपयोग से बच सकते हैं। तो लाइन आइटम बजट मतलब एक एक लाइन के रूप में आपको लिख के देना पड़ेगा भैया आपने कहाँ पर कितना खर्च किया और कहाँ से कितना प्राप्त किया है। तो लाइन आइटम बजटिंग में आप लोगों को इस चीज़ को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला है कार्य निष्पादन बजट या परफॉर्मेंस बजटिंग। तो लाइन आइटम बजटिंग में तो क्या होता था भैया, आपने कितना खर्च किया कितना खर्च नहीं किया है, तो उसका कभी कभी नुकसान भी हो जाता था। ठीक है, कि लोग कई बार खर्च ही नहीं करते हैं। हम लोग कई बार नहीं सुनते हैं कि किसी यूनिवर्सिटी के लिए 1 करोड़ रुपए आया और पूरा साल निकल गया, उनके 1 करोड़ रुपए जगह तो रखा रहा। क्योंकि उनके मन में डर था अभी खर्च करेंगे तो ऊपर के लोग पूछेंगे भैया कहाँ कितना खर्च कर दिया, तो इसलिए वो लोग खर्च ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो लाइन आइटम बजटिंग में या बजट में पैसे को खर्च करने के प्रति पैसे को कम से कम खर्च करने की बात कही जाती है, लेकिन उससे कई बार काम ही नहीं होते हैं। तो फिर एक और नए प्रकार का बजट सोचा गया जिसको नाम दिया गया कार्य निष्पादन बजट, कि भैया आपको काम करना है, पहले आपको काम करना है, फिर सोचना है कि भैया पैसा ज़्यादा खर्च होगा कि कम खर्च होगा। तो दोनों कामों को लेके चलना है, आपको सोच समझ के काम करना है। तो कार्य निष्पादन जो बजट है इसमें क्या होगा, तो कार्य निष्पादन बजट सामान्यतः कब देखने में आया, उपलब्धि बजट, इसको उपलब्धि बजट भी कहेंगे, अचीवमेंट बजट भी कहेंगे। एक फैक्ट आपको ये याद रखना है कि भैया जो आप काम करते जाओगे उस हिसाब से बजट निर्धारित किया जाएगा। जी आप जितना अच्छा काम करके दिखाओगे आपको अगले साल उतना ही ज़्यादा बजट मिलेगा। तो आपको परफॉर्मेंस दिखाना है। और ये 1930 की महामंदी के बाद अस्तित्व में आया, सब लोगों को पता है 1929-1930 में विश्व में महामंदी आई, सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित अमेरिकी और फिर यूरोपीय देश हुए थे। सबसे नंबर 1 पे अमेरिका इससे प्रभावित हुआ था। ठीक है, तो इसके बाद से सभी सरकारों ने या फिर सभी विधायिकाओं ने अपने बजट पे ये ध्यान दिया कि भैया हम लोगों को पैसा लेना भी है और उसको कैसे खर्च करना है ये भी बनाना है, लेकिन साथ में उसको खर्च भी करना है सही जगह पे। ठीक है, ना ये नहीं केवल बचा के रखना है, तो उसको सही जगह पे खर्च करें। तो पैसा रखा अपने आप तो बढ़ता नहीं, जिससे मुद्रा को चलायमान रूप दिया गया, तो मुद्रा को चलते रहना चाहिए। तो इसलिए आपको कार्य के निष्पादन पर ध्यान देना है, ना कि केवल कटौतियों पर। ठीक है, तो बजट के इस रूप की मूल विशेषता यह है कि इसमें कार्यक्रमों के अनुसार बजट प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा काम उतना पैसा दे दिया जाएगा। पहले सोचा समझा तो जाएगा ही जाएगा, और साथ में किस प्रकार का काम है उस हिसाब से बजट निर्धारित किया जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है। और जो कार्य निष्पादन बजट है इसका उपयोग सबसे पहले 1949 में, कुछ फैक्ट आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। 1949 में अमेरिका में एक हूवर आयोग था, उसने सजेस्ट किया था कि भैया इस वाले के तहत यदि आप लोग काम करेंगे तो हम लोग कंजूसी भी नहीं दिखाएंगे और ज़्यादा फिजूल खर्ची भी नहीं करेंगे और अपने कार्य को अच्छे से अच्छे प्रकार से परफॉर्म कर पाएंगे और हम लोग अपना पैसा भी सही जगह पे यूज कर पाएंगे। तो हूवर आयोग की सिफारिशों पर 1949 में पहली बार कार्य निष्पादन बजट पर यूज किया गया। ठीक है, और भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो भारत सरकार ने इस प्रकार के बजट पर ध्यान देना कब से शुरू किया है, तो भारत में वाला फैक्ट हम आपसे शेयर कर लेते हैं कि भारत में इस प्रकार का बजट जो है 1969 से 1970 के बीच यूज करने की कोशिश की गई। तो वर्तमान में तो भारत में सभी प्रकार के बजटों का मिक्सअप चल रहा है, मतलब कुछ क्षेत्रों में तो परफॉर्मेंस पर ध्यान दे लेते हैं, तो कुछ क्षेत्रों में लाइन बजटिंग भी चल जाती है, और कुछ क्षेत्रों में हम लोग देखेंगे तो पीछे का निष्पादन को यानी क्या बोलते हैं आपका पीछे का कार्यपालिका और विधायिका बजट भी चल जाता है।
लेकिन भारत का बजट सबसे ज़्यादा कौन सा, तो आप लोग पढ़ रखे हो कौन सा, शून्य आधारित बजट। तो इससे भी अब बहुत सारे क्वेश्चन बनते दिखेंगे। और जो लोग यहाँ पे आर्ट्स में अर्थशास्त्र के या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, उन लोगों ने इन सब चीज़ों की जानकारी हमसे भी ज़्यादा अच्छे से ले रखी, तो आप लोगों को भी ये बधाई हो। लेकिन आपको पेपर अच्छे से अच्छा करके आना है ताकि आपको हम और बधाइयाँ दे सकें। तो शून्य आधारित बजट या फिर जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है? तो जीरो बेस्ड बजटिंग या जीरो बेस्ड बजट है, शून्य आधारित बजट से तात्पर्य क्या है कि बजट की उस प्रक्रिया से है जिसके किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय की प्रत्येक मद पर पुनर्विचार करके या कर प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद अर्थात जीरो मानते हुए उसका नए सिरे से मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होता है। कई बार क्या होता है हमारे देश में कि मान लीजिए मनरेगा की ही बात हो रही है, आपसे बोला गया इस साल 2021-22 के लिए 40,000 करोड़ रुपए, तो हमने केवल 40 करोड़ लिख देते, 1000 चलो लगा देते हैं, 40,000 करोड़ रुपए की मांग की गई। अब लेकिन पूरे साल का समय पूरे साल निकल गया, मतलब या पूरा साल नहीं निकल पाया और 40,000 करोड़ रुपए जल्दी ख़त्म हो गए, ठीक है। और हम लोगों को अब एक्स्ट्रा 2-3 हज़ार करोड़ रुपए की और मांग आ गई, तो हमने 40 का कुल मिला के कितना खर्च कर दिया, 42,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। तो एक्स्ट्रा खर्च हो गया, मतलब एक प्रकार से इस योजना के तहत आप नुकसान में आ गए, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा 2-3 हज़ार करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं, अब नए साल में जब शुरू करेंगे तो उसको मनरेगा के बजट में माइनस में तो दिखा नहीं सकते, यदि माइनस में दिखाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले में हम लोगों की रुसवाई या फिर बुराई हो सकती है। तो उस चीज़ पे क्या कर लिखा हमने, प्रत्येक मद पर पुनर्विचार करके प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद अर्थात जीरो से ही शुरुआत करेंगे, मतलब उसके 2-3 हज़ार करोड़ रुपए किसी और संस्था से उधार लेके उसको दे दिए जाएंगे और अगले साल उससे कोशिश कराई जाएगी भाई आप अब इस साल कम खर्च करना, अब चाहे हो चाहे ना हो पर कोशिश कराई जाती है। तो जो पैसा उसने एक्स्ट्रा खर्च कर दिया वो किसी और से उधार लेके या फिर कहीं और से उसको सहायता दिलवा के उसके जो मैंने को इस साल का जो खर्चा उसका माइनस में चल रहा था, ठीक है, या फिर नुकसान जो चल रहा था उसकी भरपाई कर दी जाएगी और नए साल का बजट फिर से शुरुआत से शुरू किया जाएगा, मतलब पिछले साल का कुछ भी शेष नहीं रखा जाएगा। इस प्रक्रिया को ही कहते हैं जीरो आधारित बजट या फिर शून्य आधारित बजट या फिर जीरो बेस्ड बजटिंग कहा जाता है। तो इस वाली चीज़ पे अपना भारत काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। इसी बजट को दिखला के तो हम लोगों ने वर्तमान में बोला जाता है कि भारत जो है अर्थव्यवस्था के मामले में, ठीक है, दुनिया में 3 नंबर पर, लेकिन हम लोग कई प्रकार के नुकसानों में भी हैं, लेकिन उन नुकसानों को दिखाया नहीं जाता और प्रत्येक साल जीरो से ही शुरुआत की जाती। RBI जैसी संस्थाओं से या फिर दुनिया के दूसरे देशों से जिस प्रकार के नुकसान उधार ले लेके पूरे कर दिए जाते हैं और हर साल जीरो से शुरुआत कर दी जाती है। जिसके कुछ फैक्ट की बात कर लें हम लोग इसके जीरो बेस्ड बजटिंग की, तो जीरो बेस्ड बजटिंग का जन्मदाता किसे कहा जाता है? पीटर ए मायर को। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है कि जीरो बेस्ड बजट का जन्मदाता नहीं, जन्मदाता यानी पिताजी कहलाएंगे, दादाजी तो कुछ ज़्यादा ही बड़े हो जाएंगे। जन्मदाता किसे कहा जाता है? पीटर ए मायर को कहा जाता है, ठीक है। ये इनके जन्मदाता हैं, ये भी अमेरिका के रहने वाले थे, ठीक है। अगली कहानी क्या आपको याद रखना है, जीरो बेस बजट का यूज सबसे पहले किसने किया? तो जीरो बेस बजट का उपयोग सबसे पहले 1969 में अमेरिका में एक टेक्सास इंस्टीट्यूट थी, ठीक है, कंपनी थी एक प्रकार से, टेक्सास इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया और उसने इस प्रकार की बजटिंग का उपयोग करके अपने संगठन के अंदर एक नई प्रकार की ऊर्जा भर दी, ठीक है। और फिर धीरे धीरे आगे जाके इसका उपयोग सरकारों ने भी करना शुरू किया। और सबसे पहले सरकारों की बात किया जाए तो हम लोगों को पता है अमेरिका में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य हैं। तो अमेरिका में एक जॉर्जिया प्रांत है, अमेरिका में एक जॉर्जिया प्रांत है, ठीक। तो जॉर्जिया प्रांत के गवर्नर का नाम क्या है? जिमी कार्टर। तो ये नाम थोड़ा सा ज़्यादा है, तो पहला इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्सास इंस्टीट्यूट का। और जिमी कार्टर का नाम ज़्यादा चलता है, एक नेता थे या गवर्नर थे उस क्षेत्र के, तो जिमी लिखा है वो थोड़ा सा लाइन बिगड़ गई है। तो जिमी कार्टर साहब ने शून्य आधारित बजट का उपयोग पहली बार अपनी विधायिका में किया और उन्हें काफ़ी हद तक तारीफें भी हासिल की।
ठीक है, तारीफ़ें भी हासिल की उनने। और भारत में लगभग 2005 में, भारत में लगभग 2005 में इसको पूर्णतः अपना लिया गया। भारत की बात करें तो शुरुआत तो इसकी कब से हो गई थी, 1983 से। लेकिन 2005 से इसको पूर्णतः, मतलब लगभग सभी के द्वारा शून्य आधारित बजट को फॉलो करना शुरू किया गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को याद रखना है। एक बार आप वीडियो को चाहे तो थोड़ा सा बैक करके रिवाइंड करके फिर से आप लोग समझिए कि सभी प्रकार के बजट में अंतर क्या है, और इनको आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिए ताकि ये फैक्ट्स जो हैं आपको आसानी से याद हो जाएं। क्योंकि बजट से भी कम 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे, थोड़े से टफ वाले, क्योंकि ये वाला मुद्दा ऐसा है जो हम लोग पहले से पढ़े बैठे हैं। आपने जीएस में खासकर संविधान पढ़ते समय इन चीज़ों पर ज़्यादा अच्छा ज्ञान रख रखा है, तो ये चीज़ें वहाँ पर आपको नहीं मिलेंगी, ये प्रबंधन में ही मिलेंगी हम लोगों को। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन फैक्ट के रूप में उतर के आएंगे, और जो हम लोगों के नंबर खाने की कोशिश करेंगे तो इनको आप रट के जाएँ ताकि आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलें। तो अभी समय कम है इसलिए आगे बढ़ते हैं। आउटकम बजट। तो आउटकम बजट क्या होता है? तो आउटकम बजट क्या है? आउटकम बजट में कार्य संपादन हेतु किसी भी स्तर पर देर करने या रुकावट पैदा करने के स्थान पर निर्धारित धनराशि को सही समय मात्रा और गुणवत्ता में पहुंचाना सुनिश्चित करना होता है। ठीक है, कि आप तो काम करके दो, पैसा कितना चाहिए मैं बताओ, ऐसा डायलॉग चलते ना, तो वो वाले डायलॉग किस वाले बजट के तहत बोले गए? पहली बार तो आप बोलेंगे आउटकम बजट के तहत बोले गए, आप तो काम कीजिए, पैसा कितना चाहिए है वो हमें बताइए आप। तो सुनिश्चित गुणवत्ता पहुँचाना सुनिश्चित करना होता है। ठीक है, ताकि निर्धारित धनराशि का उपयोग संभव हो सके। ठीक है, मतलब पैसे को रोकना नहीं, बस पैसे को चलाना है। और हम लोग को पता है 1980 से 1990 के बीच, 1980 से 1990 के बीच हमारे देश में पैसा तो था लेकिन उसका कोई खास उपयोग नहीं होता था। फिर हम लोगों ने LGP की नीति लेके आए अपने देश में। LGP, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, तो वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की नीतियां लेके आए ताकि जो हम लोग के घर में पैसा था, फिर हमारे देश में पैसा था, उसका उपयोग देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए किया जा सके। तो उसी समय अपने भारत में किसकी शुरुआत हुई? आउटकम बजट की। और एक खुशी की बात यह है कि इस वाले बजट की शुरुआत पूरे विश्व में अपने किसी भारतीय व्यक्ति द्वारा की गई, जिसका नाम क्या है? तो आप बोलेंगे मनमोहन सिंह या MM सिंह, हिंदी में लिख देते हैं। तो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान मनमोहन सिंह, सबको पता है वो एक महान अर्थशास्त्री हैं, तो उन्होंने ही इस बजट की शुरुआत की गई, या उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और 1991 से 1996 तक अपने नरसिंह राव की सरकार में वो वित्त मंत्री भी थे उस समय पे, तो उनने इस वाले बजट की शुरुआत कराई थी कि आप तो काम कीजिए, हमें पहले उत्पादन चाहिए, फिर देखते हैं कि क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, तो आप तो पहले काम पर ध्यान दीजिए। तो आउटकम बजट में आप तो बस रिजल्ट दिखाइए, कितना पैसा चाहिए हमें, उसकी हम आपसे आपूर्ति कराएंगे। पैसे को चलते रहना, मुद्रा को एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाते रहना, क्योंकि हम लोगों ने इस समय स्पेन तो किसकी शुरुआत की थी? ग्लोबलाइजेशन की। तो विदेशी निवेश यहाँ पे शुरू हुआ था, तो देश में पैसा आना शुरू हुआ। तो अभी नकारात्मक चीज़ों पर नहीं सोचना है आपको, धनात्मक चीज़ों पर सोचें। तो इस वाले बजट पर सबसे बड़े विचार किसने प्रस्तुत किए? मनमोहन सिंह ने। तो इसके जन्मदाता ये कहलाएंगे। और मुख्यतः इसके तहत कौन सी नीति अपने भारत में अपनाई गई थी? तो ग्लोबलाइजेशन। तीनों को मिला के बोलते हैं तो LGP या LPG, जो भी आप लोगों को याद है उस हिसाब से आप लोग याद रखें, क्योंकि LPG करते हैं तो कुछ और फुल फॉर्म बनता है, तो हमने इसलिए GLP या फिर LGP बोलना प्रेफर किया। आगे बढ़ते चलते हैं। तो जेंडर बजट, इसके नाम पे ही देख पाओगे अब, लिंग आधारित बजट। हमारा भारत जो है शुरुआत से ही लिंग आधार पे काफ़ी पिछड़ा हुआ है, और लिंग के बीच में, खासकर महिला और पुरुष के बीच में काफ़ी हद तक असमानता देखने को मिलती है और पिछड़ापन देखने को मिलते हैं। इसलिए इस प्रकार का बजट की शुरुआत भी भारत में ही की गई है। ठीक है, तो लिंग आधारित बजट में क्या था? केंद्रीय वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब, ठीक है, P चिदम्बरम, ये भी अपने भारत के वित्त मंत्री रह चुके हैं। 2004-05 के बजट में इन्होंने प्रारंभ किया इस चीज़ को। यह एक नया स्वरूप है जिसने देश में पहली बार लैंगिक बजट की संकल्पना में लगभग क्रांतिकारी परिवर्तन किए। तो कुछ खास वाली बातें तो आप ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें मुख्यतः उन्होंने बोला कि ऐसे क्षेत्र जिससे मुख्यतः महिलाओं का विकास किया जा सके या फिर महिलाओं को आगे आने का मौका मिले, उन क्षेत्र में आप ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए। जिस जैसे हम लोग बोलेंगे भैया महिलाओं के लिए योजना चल रहा है कि महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर सके, महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी योजना, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा राशि खर्च करने की बात कही गई और उसको नाम दिया गया जेंडर बजट या फिर लिंग आधारित बजट, जो कि कब शुरू किया अपने भारत में? 2004-05 में, और पूरे विश्व में भी यही माना जाएगा। और किसने शुरुआत की इसकी? तो चिदम्बरम साहब। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। अगला है रोलिंग बजट। तो रोलिंग, इसको आप लोग अनवरत प्लान के रूप में भी जानते हैं। यदि कोई
इसकी घटना आप लोगों ने पहली बार हमारे ख्याल से 1966 से 1969 के बीच में पढ़ी होगी अपने अर्थशास्त्र में, कि जब अपने देश में पंचवर्षीय योजनाओं को कुछ समय के लिए रोक दिया गया, तो उनको रोकने के बाद कुछ समय के लिए आपने एक एक वर्ष की योजना चलाई। तो 1966 से 1969 के आसपास तक जहाँ तक, और 1978 से 1980 मुख्यतः वो वाला सन भी चलता है 1978 से 1980, जो कि जनता सरकार थी उस समय। तो इस समय कुछ कहने को एक एक वर्ष की योजना शुरू की गई। तो रोलिंग या अनवरत बजट के आशय टैक्स और शुल्क की दरों की दीर्घ अवधि के लिए अपरिवर्तनीय बनाए रखने से है। बाकी इसके साथ साथ हमने ये भी बोल देंगे कि रोलिंग बजट अनवरत बजट के तहत आपको लंबे समय तक यदि कोई काम कराना है तो उस लंबे समय को आपको छोटे छोटे भागों में तोड़ने से भी होता है, ठीक है, ताकि वो लंबे समय तक प्रभाव में रहे। यदि आप लंबा टारगेट लेके चलेंगे तो कई बार टारगेट समय आपने लंबा रख लिया और बीच में आप भटक जाते हैं, तो उसको पूरे एक बड़े टारगेट को आपको छोटे छोटे भागों में बांट देना ही क्या कहलाएगा, रोलिंग बजट। यदि आपको इकट्ठा 15 साल के लिए मान लीजिए 1,500 करोड़ रुपए खर्च करने की बात आ गई है अपने बजट में, तो आप हर साल एक हज़ार या जो भी 15 भाग कर दीजिए उसके, अभी भाग लगाने में समय लग रहा है। तो उस आधार पर जब आप सोच समझ के छोटे छोटे भागों में उसको तोड़ देंगे एक बड़े उद्देश्य को, तो उसी को हम लोग नाम दे देंगे रोलिंग बजट, ठीक है। उस वाले को हम नाम दे देंगे रोलिंग बजट। और कुछ खास नहीं है इसमें, तो आगे बढ़ना हम पसंद करेंगे और बजट को समेट लेंगे। तो आप इनको एक बार थोड़ा सा एक बार रिवाइंड करके फिर से रिवाइज कीजिए। यदि कोई डाउट बनता है, फिर कुछ हमने छोड़ दिया, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हमने नहीं बताई, या फिर गलती से कोई चीज़ यदि गलत हो गई, तो आप हमसे सजेस्ट बॉक्स में, आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे संपर्क कीजिए, ताकि हम अपना और हम लोगों के बीच में और ज़्यादा सुधार कर सकें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेखांकन। तो लेखांकन अकाउंटिंग, तो भैया पीछे हम लोगों ने बहुत सारे खर्चे कर लिए, अब उन खर्चों का ब्यौरा तो आपने बजट में दिखा दिया, लेकिन जो विभाग हैं उनने कैसे क्या काम किया वो आपने बजट में जो भी आपने कागज अगर लेके जाओगे उसमें जो खर्चों का जो ब्यौरा है वो किसने लिखा, कैसे लिखा, ठीक है। तो किसने लिखा तो ठीक है, कैसे लिखा जाता है, तो विभिन्न प्रकार के खर्चों का ब्यौरा, आय व्यय का ब्यौरा करने वाले काम को हम लोग अब एक शब्द में और क्या कहते हैं, तो आप बोलेंगे लेखांकन, ठीक है। तो लेखांकन के अकाउंटिंग के तहत हम लोग जो भी खर्चे अर्चे करते हैं उनको सही प्रकार से व्यवस्थित करके रखना होता है। तो व्यवस्थित करके रखने के तरीके को ही हम लोग नाम देते हैं लेखांकन या अकाउंटिंग। जिससे भी क्वेश्चन बनेंगे तो फिर से जो आर्ट्स के या कॉमर्स के खासकर अर्थशास्त्र के बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को एक और खुशी की बात है कि आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, तो आपके नंबर अब और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे इस क्षेत्र में। तो LD वाइट साहब बोल के गए हैं यहाँ पे, तो LD वाइट, ठीक है। तो लेखांकन होता है पेजों पे, और पेज कैसे होते हैं, वाइट होते हैं। तो वाइट साहब बोल के गए हैं इसके बारे में कि लेखांकन व्यवस्था का मूल कार्य, अच्छा नहीं पढ़ा फिर से पढ़ देते हैं, लेखांकन व्यवस्था का मूल कार्य अभिलेखों को तैयार करना है, ठीक है। अभिलेख मतलब दस्तावेजों को तैयार करना है, कोष को मतलब फंड को तैयार रखना, संगठन की विभिन्न शाखाओं की वित्तीय स्थिति का स्पष्टीकरण करना, ये कहाँ पे कितना पैसा है, कितना खर्च हो गया है, व्यय की दरों में आवश्यक समायोजन की सुविधा उत्पन्न कराना, ये कहाँ पे कितना खर्च होगा, तो कितना अच्छा कितना बुरा है, सब लेखांकन में लिखना पड़ता है। समायोजन की सुविधा उत्पन्न करना तथा उन व्यक्तियों को सूचित करना है जो उत्तरदायी पदों पर हैं, ठीक है। लेखांकन करने के बाद कई छोटे छोटे भाग में कुछ भी खर्चा हुआ है तो उस खर्चे का ब्यौरा वहाँ तक पहुँचाना है जो उत्तरदायी है और जो भविष्य में इन सूचनाओं के आधार पर वित्त संबंधी कार्यक्रमों और योजनाओं का निर्माण करते हैं, ठीक है। लेखांकन कार्य गणना परीक्षण को सरल बनाता है। तो हम लोग जो छोटी छोटी गलतियां कर सकते हैं तो आप लेखांकन दैनिक आधार पर करते रहेंगे तो हमारे कोई गलतियां देखने को नहीं मिलेंगी और हम लोग अपने सभी प्रकार के खर्चों का, आय व्यय का सही ब्यौरा ऊपर तक पहुंचा पाएंगे और भविष्य के लिए अच्छी से अच्छी नीतियां बना के अपने प्रबंधन को और सफल बना सकेंगे। तो अकाउंटेंट का एक शब्द में सीधा आंसर क्या बन जाता है, जो भी हम लोग गणनाएँ करते रहते हैं, कैलकुलेशंस करते रहते हैं, उसको सरल बनाना है या फिर गणना परीक्षण को भी सरल बनाना, ताकि ऊपर से यदि कोई चेकिंग करने आए तो पूछो भाई उस दिन कई वाली चीज़ कहाँ खर्च की थी आपने, तो आपको ढूंढने में समय लग सकता है। तो लेखांकन में आप सही प्रकार से उसको सजा के जमा के लिखेंगे और आपको विथिन सेकंड्स उस व्यक्ति को हम लोग दिखा देंगे, जब से कंप्यूटर है खासकर तब से। बाकी अपने पुराने वाले जो लेखा बही खाते वगैरह होते थे उसमें भी हम लोग उसको सही प्रकार से जमा के रखते थे और कभी भी यदि परीक्षण मतलब जाँच होती थी तो हम लोग उनको अपने जो भी कहने को ऑडिटर महोदय वगैरह आएंगे उनको दिखा के समझा पाएंगे कि ये वाला खर्चा यहाँ पे हुआ था। तो लेखांकन का उद्देश्य सभी प्रकार के आय व्यय खर्चों को सही जगह पर सही प्रकार से व्यवस्थित करते हुए ऊपर के उत्तरदायी लोगों तक पहुँचाना और परीक्षण के समय सुविधा मुहैया कराना, ताकि भविष्य के लिए उचित नीतियों का निर्धारण किया जा सके। तो लेखांकन काफ़ी हमने देखा कि आज के समय फेमस चीज़ हो गई है, इसलिए अब इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं
और आगे बढ़ते चलते हैं। तो भारत में लेखांकन के बारे में क्या क्या देखने को मिलेगा आपको। तो लेखांकन मतलब होता है केवल लिखना, है ना, सही प्रकार से एंट्रीज करना, जो आप लोग टैली में सीखते हैं, तो वही लेखांकन करना कहलाता है। ठीक है, भारत में संघीय व्यवस्था होने के कारण यहाँ केंद्र और राज्यों द्वारा पृथक पृथक लेखे रखे जाते हैं, मतलब वो लोग अपने अपने बही खाते मेंटेन करते हैं। ठीक है, हाँ, यह है कि राज्य अपने बना के केंद्र को भी भेजेंगे। फिर 1976 मतलब 1976 के पूर्व तक भारत में लेखांकन का कार्य कौन करते थे, तो आप बोलेंगे सर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में CAG करता था। ठीक है, सन 1976 के पश्चात यह कार्य विभिन्न विभाग भी करते हैं। तो 1976 के पूर्व तक या 1976 तक ये काम पूरे भारत में केवल कौन करते थे, तो आप बोलेंगे CAG करते थे। अब लेकिन 1976 के बाद से यह काम जो है अब प्रत्येक विभाग द्वारा भी किया जाएगा। बस आप लोग जिन लोग पहले से ही सेवा में जुड़े हैं, यहाँ पे जिन लोगों को थोड़ा सा ज्ञान है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अब इंटरनल भी होता है और साथ में एक्सटर्नल भी होता है। तो आप लोगों को खुद भी करना पड़ेगा लेखांकन, और बाहर से भी लोगों को मतलब कई बार आके चेक कराना पड़ता है, जो भी है। तो 76 के पश्चात से अब विभागों को और अलग विभागों को भी जिम्मेदारी दे दी गई है, कई बार आउटसोर्सिंग भी कराई जाती है। और आगे चलते हैं, भारत में लेखाओं का स्वरूप जो है CAG व लेखा समिति द्वारा तैयार किया जाता है कि भैया कैसा क्या करना है, किस हिसाब से चीज़ों को जमाना है। तो इसका काम पूरा कौन देखेगा, तो CAG देखेगा। और हम लोग की संसद की एक महत्वपूर्ण समिति, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी है, लोक लेखा समिति या फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इसके द्वारा ये वाला काम किया जाता है। तो लेखांकन का काम क्या, तो फिर से हम बोलेंगे भैया वही सभी प्रकार से सभी चीज़ों को अरेंज करना, मैनेज करना। तो 76 तक ये वाला काम CAG करती थी। उसके बाद विभागों को भी ये काम सौंप दिए, CAG अब केवल चेक करने आएगी। और इसके लिए जो भी नियम कानून है वो कौन निर्धारित करेगा, CAG और लोक लेखा समिति मिलकर तैयार करेंगी। अब लेखांकन चक्र या फिर अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है, तो इसके लिए कैसे, आपने तो सीधी बात है, लेखांकन के लिए कैसा कैसा क्या करना पड़ता है। तो प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों मतलब जनरल और सहायक बाहियों के लेन देनों को लिखना, कि आपको ये कहाँ से क्या लेना है, कहाँ पे क्या करना है, वो आपको सब लिख के रखता है कि नियमों का एक छोटा सा सेट तैयार हो जाए, कैसे काम करना है। फिर उसके बाद जब आप नियम कानून पढ़ लोगे, समझ लोगे, उसके बाद फिर आप खाता बही मतलब अपने लेजर्स तैयार करेंगे। तो खाता बही तैयार करेंगे और लाभ, सबसे अंतिम काम तो क्या है, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा बनाएंगे कि भैया लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, और आपकी उस समय स्थिति आर्थिक रूप से क्या है, वो सब तैयार करना। तो ये लेखा का चक्र या फिर लेखा के उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए इस प्रकार के आप लोगों को कार्यों को फॉलो करना पड़ सकता है। तो इसको आप लोग याद रखें। ठीक है, तो लेखांकन के चक्र हम समझते हैं, आप लोगों को समझ में आए हैं। तो एक चीज़ थोड़ी सी बता दें कि लेखांकन का कार्य लगभग जितनी प्रकार की संस्थाएं होंगी, तो आपको हर प्रकार की संस्था को लेखांकन का कार्य करना पड़ता है, मतलब अकाउंटिंग करनी पड़ती है। और आपको जितनी प्रकार की वित्तीय हो या फिर किसी भी प्रकार की आर्थिक लेन देन की गतिविधियाँ हो, सबका लेखांकन करना पड़ेगा। चाहे आप लोग बात करें मतलब वित्तीय लेखांकन की, चाहे हम लोग बात करें अपनी लागत लेखांकन की, चाहे प्रबंध लेखांकन की, जितने प्रकार की आप लोग शब्द सुनेंगे, हर एक स्थिति में लेखांकन मतलब लेखा जोखा तो तैयार करना पड़ेगा। तो इसलिए उन पर हम चर्चा करके अब यहाँ पर ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और लेखा परीक्षा पर चर्चा करेंगे, लेखा परीक्षा पर ऑडिट या ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग क्या होती है, तो ये जो पीछे आपने लेखा तैयार किए थे, ठीक है, जो आपने लेखा तैयार किए थे उनकी जांच भी तो करना है कि सब कुछ सही हुआ कि नहीं हुआ। नहीं तो पता नहीं, कई बार हम लोग देखते हैं होता कुछ है, लिखा कुछ होता है, फिर लिखा कुछ होता है, होता कुछ है, उसका सही प्रकार से मैच मिलना चाहिए। ठीक है, या फिर सही प्रकार की एंट्रीज हुई हैं कि नहीं हुई, जो आपके लाभ हानि जो भी आई है आखिरी में सामने, वो सही प्रकार सही कुछ है कि नहीं है, उसको हम लोग काम करने के तरीकों का क्या नाम दे देंगे, लेखा परीक्षा ऑडिट नाम दे देंगे। तो ऑडिट की परिभाषा थोड़ी सी हम लोग देख लेते हैं, किसने बनाई है, जेम्स ए चार्ल्स बोर्ड साहब ने। जिनके शब्दों में लेखा परीक्षा यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है कि प्रशासन ने अपनी धनराशियों का प्रयोग विधायी प्रपत्र, ठीक है, धनराशियों का प्रयोग विधायी प्रपत्र की उन शर्तों के अनुसार किया है अथवा कर रहा है जिसने धन विनियोग किया है। तो कुछ सारी टफ हो गई लैंग्वेज, तो बस आपको ये याद रखना है कि इसमें बस यही है कि विभिन्न प्रकार के प्रशासन ने अपनी धनराशियों का प्रयोग वहीं पे किया है जैसा कि विधान बनाया गया है। तो विधान पत्र की उन शर्तों के अनुसार ही करना जैसा कि है, क्योंकि इतना पैसा एक बार में यहीं पे खर्च किया होना है, उससे ज़्यादा या कम नहीं, तो उस प्रकार की शर्तों का पालन करना होता है। तो इन सब की प्रकार की क्रियाओं को हम लोग बोल देते हैं लेखा परीक्षा, कि आप अकाउंट की जाँच करने के तरीकों को हम लोग बोलते हैं लेखा परीक्षा। ठीक है, तो ये लेखा परीक्षा जो होती है हमने पीछे भी आपको बताया था, यहाँ भी बता देते हैं कि लेखा परीक्षा वर्तमान में दो प्रकार से होता है। एक होता है आंतरिक मतलब इंटरनल, और एक होता है बाह्य मतलब एक्सटर्नल।
तो इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखें कि विभाग, इसमें क्या आंतरिक में क्या होता है, जो विभाग लेखांकन तैयार करता है, अकाउंटिंग करता है, वो खुद अपने उच्च अधिकारियों से अपने लेखाओं की जांच कर लेता है, ठीक है। तो हो जाएगा इंटरनल प्रकार का। और जब किसी बाह्य संस्था के लोग आके उसको मतलब कहने को मतलब मेन जो अपने भारत की कहने को ऑडिटिंग संस्था, जैसे मेन तो हम लोग बात करेंगे CAG, तो जब उस संस्था के लोग आके ऑडिटिंग करेंगे उसको बोलेंगे हम लोग बाह्य ऑडिटिंग। या फिर किसी बाहर के व्यक्ति से आप आउटसोर्सिंग कराएंगे क्योंकि बाहर के लोग आसानी से गलतियां देख पाते हैं और पक्षपात नहीं करते हैं, ऐसा माना जाता है, इसलिए उसको बोलेंगे बाह्य अपना लेखा परीक्षा। तो अपनी चर्चा एक इस वाले मुद्दे पे खूब मिलेगी आपको इस टॉपिक में कि भारत में लेखांकन और लेखा परीक्षा का पृथक्करण, क्योंकि अपने भारत में कई बार ऐसा, जैसे हमने बोला ऊपर ही आंतरिक वाले में, कि खुद ही हम लोग लेखांकन करते थे और खुद ही लेखा परीक्षा करते थे, तो उसमें कुछ खास गलतियाँ खामी नहीं ढूंढते थे। मतलब हम खुद ही अपने काम की जाँच करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से जाँच शायद नहीं करेंगे, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से जाँच नहीं करेंगे। तो इस वाली स्थिति से बचने के लिए अपने भारत में लेखांकन और लेखा परीक्षा का क्या किया गया, पृथक्करण किया गया। कब किया गया, तो ये वाला भी आपको फिर से याद रखना, सन से में आया है फिर से कौन सा, 1976। तो 1976 इस वाली घटना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय था, क्योंकि इस समय देश की राजनीति थी लगातार बदल रही थी। भले इस समय देश में हमारे ख्याल से तो आपातकाल लगा हुआ था इसके आसपास के समय में, लेकिन फिर आपातकाल हट रहा था, तो जो भी स्थिति थी उस समय देश की राजनीति तेज़ी से चेंज हो रही थी, इसलिए कई प्रकार के परिवर्तन इस समय देखे जाएंगे, ठीक है। तो भारत में लेखांकन मतलब अकाउंटिंग और लेखा परीक्षा मतलब ऑडिटिंग का कार्य अलग अलग कर दिया, मतलब अब एक ही संस्था दोनों काम नहीं करेगी। का पृथक्करण कब किया गया, तो आप बोलेंगे 1976 में, अर्थात, ठीक है, अर्थात यानी ताकि यानी अच्छा पढ़ने फंस रहे हम, तो भारत में लेखांकन तथा लेखा परीक्षा के दोनों का 1976 तक एक ही व्यक्ति अर्थात CAG के द्वारा, तो पहले CAG बेचारी खुद लेखांकन भी तैयार करती थी और साथ में उसकी जांच भी करती थी, इस कारण से ज़्यादा अच्छे हम लोगों को परिणाम देखने को नहीं मिलते थे। तो बाद में भैया डिपार्टमेंट से बोल दिया गया आप खुद स्वयं अपने लेखांकन तैयार करें, और CAG उसको क्या करने आएगी, लेखा परीक्षा करने के लिए आएगी। तो पृथक्करण किया गया कब, 1976 में। तो और आगे चलते हैं, तो लेखांकन का लेखा परीक्षण से पृथक्करण 3 चरणों में हुआ। तो पहला क्या है, 1 अप्रैल 1976 केंद्रीय शासन के 3 मंत्रालयों में, ठीक है। तो 1976 में केंद्रीय शासन के केवल 3 मंत्रालयों ने उसको अलग अलग कर दिया कि भैया खुद हम लोग बनाएंगे लेखांकन या लेखांकन करेंगे, और ऑडिटिंग किससे कराएंगे, CAG से कराएंगे। फिर 1 जुलाई 1976 को सभी मंत्रालयों में कर दिया, और 1 अक्टूबर 1976 को शेष मंत्रालयों का में पृथक्करण भी कर दिया गया इसका। तो यहाँ पर थोड़ा सा फंस रहे हैं लगता है हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग ये कहानी बना देते हैं कि 3 मंत्रालयों ने 1976 में किया, फिर जुलाई में उसको लगभग और मंत्रालयों में अप्लाई किया, और फिर जो छोटे बहुत बच गए राज्यों के भी, तो वहाँ भी हम लोगों ने इसको लागू करवा दिया 1976 में। तो बस सब जगह आप देखोगे सन तो कौन सा कॉमन है, तो आप बोलेंगे 1976 कॉमन है। और 1976 का एक और फैक्ट हम लोग शायद आपसे आगे जाके शेयर ना कर पाएँ, तो अभी हम शेयर कर लेते हैं। 1976 में एक घटना और हुई थी, कौन सी, समान पारिश्रमिक अधिनियम लाया गया कि चाहे आप कोई भी व्यक्ति हो, यदि आप एक ही पद पर काम कर रहे हैं, ठीक है, जाति पाति या लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। समान पारिश्रमिक अधिनियम लाया गया। तो इसकी कहानी इस टॉपिक से तो संबंधित नहीं है, पर इस 1976 से संबंधित है कि 1976 में हमने देखा कि लेखांकन को ऑडिटिंग से या लेखा परीक्षा से अलग कर दिया गया। तो इसी के उसी समय सारे हमने 2-3 वर्ष सन की चर्चा कर दी। तो इस सन की एक और घटना आपको इसी मैनेजमेंट वाले टॉपिक में याद रखनी है कि समान पारिश्रमिक अधिनियम कब आया अपने भारत में, 1976 में, जिसके तहत अब चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, यदि दोनों एक ही प्रकार का काम करते हैं तो उनको समान प्रकार का पारिश्रमिक दिया जाएगा, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे सरकारी सेक्टर में। आगे चलते हैं नियम बनाए गए, अब भले सब लोगों ने फॉलो नहीं किए तो उस पर आपको ज़्यादा बहस या विवाद नहीं छेड़ना है। तो महीने के अंत के बाद, तो इसमें एक और कहानी जोड़ दी गई कि यदि आप कोई भी विभाग में काम करते हो तो महीना का अंत हो जाता है, यदि ठीक है, 1 मंथ खत्म हो जाता है, तो उसके बाद 25 दिनों के भीतर आपके मंत्रालय विभागों को लेखांकन पूरा हो जाना आवश्यक होता है। मतलब सीधी बात, अच्छा नहीं पड़ा हम फिर से बोल दें, मान लीजिए आप 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक कोई भी काम कर रहे थे, ठीक है, तो महीना ख़त्म हो गया, तो जो भी पूरा आपने 1 महीने का काम किया है, उस 1 महीने का काम फरवरी के महीने में 25 तारीख के पहले आपको उसका लेखांकन पूरा कर देना, मतलब उसकी अकाउंटिंग कंप्लीट करके रखनी है, ठीक है। तो ये वाले आदेश दे दिए गए। तो ये आपको याद रखना, मतलब जिस भी समय का आप लेखा जोखा लेखांकन तैयार करना चाहते हैं, तो उस समय के निकल जाने के बाद अधिकतम कितने दिन लेट होने की अनुमति है आपके पास, 25 दिन। उसके बाद यदि आप लेट होते हो तो आप पे कार्रवाई की जाएगी।
तो इस चीज़ को भी याद रखना है आपको, ये भी एक फैक्ट के रूप में हम लोगों के सामने लगातार आएगा। तो ये था हम लोगों का लेखा परीक्षा, और कुछ खास इसमें ऐसा नहीं है जो हमें आपसे ज़्यादा शेयर करना चाहिए, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हमने बोला वो मोस्टली टॉपिक ईजी ही आने वाले, मोस्टली हम आपसे फैक्ट और परिभाषाओं को ही शेयर कर रहे हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस एकदम चरम पे पहुंच जाए, सारे आंसर ऑप्शन से ही पिक कर सकें। तो केवल संयम ही का पेपर है ये वाला, जितना आप इत्मीनान से बैठ के सोचेंगे उतना आसानी से आप पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। तो अगले टॉपिक की ओर बढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। तो वित्तीय विवरण या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये हम लोग जो भी काम करते हैं, लेखा जोखा करते हैं, उसका हमें स्टेटमेंट भी देना पड़ता है। मतलब आप लेखा जोखा तैयार करोगे तो आप अपनी रिपोर्ट बना के उसको कहाँ भेजोगे, कहीं दूसरे डिपार्टमेंट के पास, तो उसको जब भेजेंगे उसका हमें एक पूरा वित्तीय विवरण तैयार करना पड़ेगा, मतलब एक स्टेटमेंट तैयार करना पड़ेगा। जैसे हम लोग अपनी सैलरी का स्टेटमेंट देते हैं, इनकम का स्टेटमेंट देते हैं, अकाउंट का अपना खाते का बैलेंस का स्टेटमेंट देते हैं, उसी प्रकार से प्रत्येक प्रकार के कार्य का जो भी आपने लेखा जोखा किया उसको प्रिंटिंग करना है, फिर कुछ भी प्रकार से एक हार्ड कॉपी के रूप में तैयार करना ही आपका एक प्रकार से विवरण कहलाएगा। सॉफ्ट कॉपी में भी चल जाएगा वर्तमान में, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टेटमेंट। बस जब वो वित्त से मतलब फाइनेंस से संबंधित होगा तो हो जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें बस कुछ चीज़ों को हमें शब्दावली के रूप में ध्यान देना है कि इसमें एक ट्रायल बैलेंस शब्द आपको देखने को मिलेगा, एक बुरादन ऐसा है, और डूबतरण जो थोड़े से हल्का सा इसमें डेप्थ देखने को मिलेगी। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है इसमें, इसकी चर्चा हम आपसे करने की कोशिश यहाँ पे कर लेते हैं। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, जैसे कि भैया जो आपके खाते का मेन बैलेंस है वो तो हो गया मेन बैलेंस, लेकिन ट्रायल बैलेंस ये वो वाला बैलेंस हो जाएगा जो, जैसे मान लीजिए आपने खाता खोला, खाता खोलते समय जो प्रारंभिक बैलेंस होता है, प्रारंभिक बैलेंस को ही आप क्या नाम दे देंगे, तो आप बोलेंगे सर ट्रायल बैलेंस कह देंगे। या फिर दूसरी कहानी, आप दिन भर में कहने को लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करने वाले थे, पर आपको एटलीस्ट इतना अपना पैसा तो खाते में मेंटेन करना ही था। मतलब मान लीजिए आप एक दिन भर में 1 लाख रुपए का लेन देन करते हैं अपने खाते से, लेकिन कम से कम 10,000 तो आपको मेंटेन करना ही है। तो कितना आपको अपने खाते में मेंटेन करना है, उसी वाले बैलेंस को हम लोग क्या नाम दे देंगे, ट्रायल बैलेंस। जैसे बैंकों के मामले की बात करें तो हम लोगों ने SLR CR वगैरह पढ़ रखे हैं, तो उन्हीं को हम लोग एक प्रकार से यहाँ पर ट्रायल बैलेंस के रूप में ले सकते हैं कि इतने से ज़्यादा आपको खर्च नहीं करना, इतना तो आपको अपने खाते में हमेशा बचा के रखना है, ताकि आप अपने कहने को किसी भी संकट की परिस्थिति में उस बैलेंस का, उस राशि का उपयोग कर सकें, ठीक है, और अपने प्रबंधन में संतुलन दिखला सकें। अब बुरा ऋण क्या होता है, ठीक है, तो बैड डेब्ट क्या होता है। तो बुरे ऋण में क्या होगा कि जब कोई संस्था लगातार उधार पर बिक्री करती है, सेल करती है, जब कोई संस्था लगातार उधार पर बिक्री करती है, सेल करती है, तो उस वाले ऋण को आप लोग क्या नाम दे देंगे, बुरा ऋण। क्योंकि उधार पर आप लगातार बिक्री तो करते जा रहे हो, तो आपने शायद ही हो सकता है किसी व्यक्ति से उधार लेके अपना व्यापार चालू किया होगा, तो आपको उस व्यक्ति को अपना मूलधन लौटाने के साथ साथ क्या भी देना पड़ता है, ब्याज भी देना पड़ता है। लेकिन अब आप किसी अन्य व्यक्ति को उधार पर लगातार माल बेचते जा रहे हो, उससे शायद आप ब्याज नहीं भी ले पाते हैं, तो उस वाली स्थिति में हम लोग कई बार नुकसान में आ जाते हैं, और वो उधार की बिक्री को ही हम लोग क्या कह देते हैं, ऋण बोल देंगे। और कौन सा ऋण कहलाएगा कि भैया ये वाला काम बुरा कर रहा है। तो एक निश्चित स्थिति तक तो ये अच्छा है, क्योंकि हम लोग ये शुरुआत में अपना व्यापार बाजार में फैलाना चाहते थे, लेकिन ये लंबे समय तक ये वाली चीज़ बनी रहेगी, तो ये बुरा ऋण ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर डूबत ऋण में। तो जब आपने बहुत ज़्यादा उधार बांट दी, चाहे बैंक की बात करें, चाहे किसी कंपनी या किसी दुकानदार की बात करें, तो यदि आप उधार पर बिक्री कर रहे हो तो बुरा ऋण है वो, ठीक है। लेकिन लंबे समय तक यदि आप बुरे ऋण में फंसे रह गए तो आपका पैसा डूबने लगेगा, फिर मतलब पैसा वापस आने की स्थिति नहीं दिखेगी। तो जब पैसा वापस या फिर जब ऋण कैसा लिखा है, तो हम लिख के दिखा रहे हैं सही आप लोगों को बनता है हम पर। जब ऋण वापस लिखते हैं, वापस मिलने की उम्मीद नहीं होती है, ठीक है। मतलब सीधी बात हो तो NP हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया आपका वो ऋण, तो उस वाले ऋण को हम लोग क्या नाम दे देंगे, डूबत ऋण। भैया वो तो पैसा चला गया, तो बुरा ऋण ही कई बार किस में कन्वर्ट हो जाता है, डूबत ऋण में। तो एक निश्चित स्थिति तक तो भैया बुरा ऋण एक्सेप्टेबल है, लेकिन उसको उस निश्चित स्थिति से आपको आगे जाने नहीं देना। हम लोग खुद देखते भैया बहुत पैसा उधार हो गया आपका, अब भैया पहले पुराना चुकाओ, फिर आपको हम नया देंगे।
तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। टफ तो टॉपिक नहीं है, पर आप आसानी से इसको समझ के परीक्षा में ऑप्शन पिक कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने की इच्छा रखेंगे हम। अब काफ़ी अगला टॉपिक जो है काफ़ी ईजी और इंटरेस्टिंग है, जो आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से पढ़ रखा है, जिसका नाम है क्या, विपणन प्रबंध या मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो केवल आप लोग इसको मार्केटिंग के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। तो मार्केटिंग क्या होती है तो मार्केटिंग क्या होती है, तो आप हम सब लोग जानते भी, हम लोग जिस भी प्रकार के व्यापार, चाहे व्यवसाय चाहे व्यापार चाहे विभाग से जुड़े हों, तो हमें अपने सभी प्रकार के कार्यों का सही प्रकार से निष्पादन करना है, ताकि हमसे ऊपर के लोग, हमसे नीचे के लोगों के साथ हम सही प्रकार से एडजस्टमेंट नहीं करने को, समन्वय स्थापित कर सकें और अपने कार्य प्रणाली को काफ़ी हद तक सुगम और सरल बना सकें, ठीक है, और बिना थके काफ़ी लंबे समय तक काम करें, ठीक है। तो उसी को बोलेंगे विपणन या विपणन प्रबंध कह देंगे। तो सीधी बात है, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक सही प्रकार से प्रयास करना ही विपणन कहलाता है। तो फिलिप कोटलर साहब इसके बारे में बोल के गए हैं। तो मोस्टली ये मार्केट में हम लोगों को ऐसा क्या करके जाना होता है, कोट पहन के जाना होता है और फिलिप का मोबाइल रखना होता है। तो फिलिप कोटलर साहब को विपणन प्रबंध का जन्मदाता भी मानते हैं। तो फिलिप कोटलर साहब ने उसके बारे में सबसे पहली अच्छी परिभाषा क्या दी थी, तो संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, आप कोई दुकान खोल के बैठो तो आपका भी एक संगठन माना जाएगा, आप उद्देश्य कर रहे हो, ठीक है। संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विपणन से संबंधित कार्यक्रमों का विश्लेषण, नियोजन, क्रियान्वयन एवं नियंत्रण ही विपणन प्रबंध है। तो भाषा थोड़ी सी टफ है, बस सीधा हम फिर से ही बोलेंगे, आप कोई भी प्रबंधकीय काम कर रहे हो या फिर कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे विभाग, चाहे प्रशासकीय हो, चाहे किसी भी संगठन का काम हो, आपको उद्देश्य निर्धारित करने के बाद उनके पीछे सही प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से काम करना है। तो इन सभी घटनाओं के एक रूप को हम लोग क्या नाम दे देंगे, विपणन या मार्केटिंग। तो लोग सोचते हैं मार्केटिंग का मतलब केवल वही होता है घर घर जाके सामान चीज़ बेचना, तो ऐसा कुछ नहीं भैया। मार्केटिंग का अर्थ है आपको अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उचित क्रिया विधियों का पालन करना है, वो भी नियोजित तरीके से, और उनको सोच समझ के काम करना है। तो ये कहलाता है विपणन। तो ये वाली चीज़ हम लोगों ने अपने ग्रेजुएशन टाइम पे, सब लोगों ने अपने ग्रेजुएशन टाइम पे 1 साल पूरी पढ़ रखी है। तो वहाँ से आप लोगों को यदि कोई फैक्ट वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से पिक भी कर पाएंगे, और मोस्टली क्वेश्चन समझने वाले होते हैं। बस एक आखिरी में चीज़ यही बोलते हैं कि मार्केटिंग बहुत अच्छी चीज़ है, जिसके कारण से जब से मार्केटिंग शब्द आया है तो हम लोग देख रहे हैं कंपनियाँ लगातार प्रॉफिट कमाने, तो मतलब ये टोटली सकारात्मक स्थिति होती है, इससे कभी भी कोई नकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हम लोगों को इसे हम लोगों के स्नातक पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है इसे। तो आपको कोई भी नकारात्मक गतिविधि विपणन के परिणाम के रूप में आंसर में नहीं पिक करनी है। इतनी सलाह देंगे हम आपको और ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। और आगे बढ़ जाते हैं विपणन के अगले मुद्दे पर, ब्रांड। तो विपणन के अंतर्गत ही हम लोगों ने ब्रांड बनाना सीखे, ठीक है। तो ब्रांड क्या होता है, तो ब्रांड एक प्रकार का चिन्ह या मार्क होता है, ये सब हम लोग भी जानते हैं, ताकि हम लोगों का जो भी उत्पाद है उसकी एक विशेष पहचान बन जाए। लोग हमारे उस निशान को देखते ही पहचान जाएं कि, हिंदी में मार्का भी लिखा मिल जाता है कई बार, तो चिन्ह या मार्का है, ताकि लोग हमारे उस चिन्ह या मार्का को देख के पहचान जाए, भाई ये तो भैया उस कंपनी की चीज़ है, ठीक है। ताकि वो चीज़ अधिक से अधिक फेमस हो जाए, आसानी से फेमस हो जाए, उसके लिए हम लोग अपने किसी भी उत्पाद पर एक विशेष चिन्ह या मार्का का उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग ब्रांड कहेंगे। तो ब्रांड से आशय की एक छोटी सी परिभाषा लिखी है। तो ब्रांड से आशय आधुनिक काल में उत्पादकों द्वारा अपनी वस्तुओं के लिए किसी न किसी मार्का या व्यापार चिन्ह का प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे आप लोग हमारी इसके इंस्टीट्यूट का ही मार्का देखें तो हम लोगों ने यहाँ पे इसका यूज किया। तो आपको कई बार पूरा प्रज्ञा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इस प्रकार का पी ही बना देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो ये हम लोगों की कोचिंग का ब्रांड बन चुका है और आप लोग इसमें हमारी सहायता कर रहे हैं, तो कीजिए, ताकि हम आप लोगों की और ज़्यादा सहायता करके आप लोगों की सफलता में भागीदार बने और एक दूसरे के विकास के साथ प्रबंधन को उचित दिशा निर्देश दे सकें। आगे बढ़ते हैं, डायलॉग बाजी बाद में कर लेंगे, कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गए। तो अगला पॉइंट है संवेष्टन का अर्थ एवं परिभाषा पढ़नी पड़ेगी हम लोगों को। अभी ये संवेष्टन देखिए, हिंदी का वर्ड कितना यहाँ पे टफ लग रहा है देखने में, लेकिन जब आप इंग्लिश पे ध्यान देंगे तो एकदम ईजी हो जाएगा। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पैकेजिंग, या पैकिंग बोलते हैं जिसको आप अपनी ईजी लैंग्वेज में। तो पैकेजिंग हम लोग देखते हैं, आप कोई भी उत्पाद तैयार करते हो, ठीक है, कोई भी, अब हम लोग धीरे धीरे प्रबंधन से अब सीधे व्यापार की ओर बढ़ चुके हैं।
ठीक है। वैसे हम लोग देखते हैं कि सरकार भी कई प्रकार के व्यापार करती रहती है, क्योंकि आय तो सबको चाहिए भैया। उनके यहाँ भी लोग नौकरी करते हैं, उनके भी बड़े बड़े विभाग हैं जिनको मेंटेन करने के लिए एक निश्चित आय चाहिए। करों से यदि काम नहीं चल पाता है तो सरकार को भी कई प्रकार के व्यापार करने पड़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं सरकार भी कई प्रकार की चीज़ें खरीदती है, पैकेज करती है, और सबसे बड़ी बात कई प्रकार के उद्योग धंधे चलाती है, तो उसको भी विपणन के तहत काम करना पड़ता है। और हम लोगों को भी फिर सरकार की उन्हीं गतिविधियों में शामिल होकर इन सब चीज़ों में सहायता करनी पड़ेगी, फिर उनके आदेशों का पालन करना पड़ेगा। तो आपको भी लेबलिंग करानी पड़ेगी सरकारी आइटमों की भी। तो वापस आते हैं, संवेष्टन का अर्थ है हिंदी में क्या, कॉमन वर्ड क्या जो हम लोग के बीच फेमस है, पैकेजिंग। तो हम लोग देखते हैं कोई भी वस्तु पर जितनी अच्छी पैकेजिंग होगी, अंदर क्या उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हम लोग, ठीक है। मेन तो किस पर ध्यान देते हैं, ऊपर की पैकिंग पर। तो पैकेजिंग को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, संवेष्टन। तो आपको अच्छी से अच्छी यानी देखने में क्वालिटी की पैकेजिंग करनी होती है ताकि वो देखने में आकर्षक हो जाए, ठीक है, और लोग उसको अन्य वस्तु की अपेक्षा ज़्यादा खरीदने में प्राथमिकता दिखाएं, ठीक है। तो इस क्रिया को हम लोग शुद्ध हिंदी में एक शब्द में क्या कहते हैं, संवेष्टन, इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैकेजिंग। तो पैकेजिंग कई बार हमने देखा है आज के समय में कई बार कि लोगों को अंदर क्या है इससे मतलब नहीं है, बस बाहर की कितनी चमक धमक वाली चीज़ दिख रही है वो अच्छी है, ठीक है, तो लोग उसको अच्छा मानने लगते हैं। तो इसलिए पैकेजिंग भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन के सामने आता है। तो आपको ब्रांड तैयार करने के साथ साथ पैकेजिंग भी अच्छी करनी पड़ती है। जैसे आप लोग हमें ही देख रहे हैं कि हम अपने हिसाब से अपने आप को कितना पैकेज करके बैठे हैं, बिल्कुल सफ़ेद शर्ट पहन के खड़े हुए, नीला कोट पहन के पड़े हैं, हाथ में देखिए तो एक अच्छा सा चमकने वाला पेन है, सेविंग वेविंग करके खड़े। तो हमने अपनी पैकेजिंग कैसी कर रखी है, अच्छी कर रखी, ताकि आप लोग शायद हमारे डेटा पर कभी कभी ध्यान नहीं दे रहे हो तो हम पे तो ध्यान दे के शायद पढ़ाई कर ही ले। तो ऐसी क्रियाविधियों को हम लोग बोलेंगे पैकेजिंग, जो कि महत्वपूर्ण हो चुकी है वर्तमान परिवेश में। लोग बोलते हैं ना हमेशा हमें खुला नहीं लेना है, बंद लेना है, ठीक है। तो खुला कभी ना कभी तो खुला था, अंदर जाने का जो पैक हो गया, ठीक है, तो पैक हो गया तो लोग उसको अच्छा मानने लगते हैं। इतना बहुत है, लोग समझ गए। उसके बाद पैकेजिंग जब हो जाएगी तो आपने जो पीछे ये ब्रांड तैयार किया तो उसकी लेबलिंग करनी पड़ेगी। अब लेबलिंग का मुख्य उद्देश्य तो होता है कि आपको अपने ब्रांड की या फिर अपने उत्पाद की सभी प्रकार की सूचना या जानकारी अपने कहने को उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है। तो इसमें क्या डला है, कैसे डला, कहाँ बना है, कब का बना है, कैसा बना है, ठीक है, वो सभी सूचना आपको लिखनी होती है। तो उसी को बोलते हैं लेबलिंग। तो लोग सोचते लेबलिंग का मतलब कि कंपनी का नाम लिखते हो गई लेबलिंग, नहीं। आपको अपने उत्पाद की सभी आवश्यक जानकारियाँ जो लोगों को बताई जा सकती हैं वो आपको लोगों से शेयर करनी पड़ेगी, खासकर अपने उपभोक्ताओं से शेयर करनी पड़ेंगी। तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, लेबलिंग। तो ये भी हमारा मार्केटिंग का ही हिस्सा माना जाएगा। फिर अभी इतने सारी हम लोगों ने मार्केटिंग या फिर कहने को प्रबंधन पढ़ लिया है, लेकिन आप लोग देखो ऐसा इतनी देर हो गई आपने एक भी बार ग्रीन जैसे पर्यावरण शब्द की चर्चा नहीं की है। तो हम लोग ये जितनी भी मैनेजमेंट कर लें, जितना भी हम लोग आगे बढ़ लें, लेकिन पर्यावरण को आगे लेके नहीं बढ़ेंगे तो हम लोगों के काम का कोई उद्देश्य नहीं माना जाएगा। तो एक चीज़ हम लोगों को ये भी ध्यान देनी पड़ेगी कि हम लोग जो भी काम करते हैं उस काम में पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचना चाहिए, चाहे आप पैकिंग कर रहे हो। इसलिए हम लोग देखते हैं कि पैकिंग में मोस्टली कोशिश की जाती है कि ऐसी आप पॉलीथीन का यूज करें या फिर कम से कम पॉलीथीन का यूज करें। लेबलिंग करने के लिए आप ऐसी कहने को ऐसी स्याही का यूज करें जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, मिट्टी में मिल जाए और किसी प्रकार से नुकसान ना पहुंचाए। मतलब कम से कम आपको घातक केमिकल्स का यूज करना है। तो जब ऐसे आप अच्छे उद्देश्यों के साथ अपनी लेबलिंग, ब्रांडिंग और पैकेजिंग करेंगे तो उसको हम लोग नाम दे देंगे क्या, ग्रीन मार्केटिंग। कम से कम कहने को आर्टिफिशियल संसाधनों का उपयोग करते हुए आपने पर्यावरण के संसाधनों का उपयोग किया और दोहन कम से कम किया और अधिक समय तक उपयोगी बनाया उनको। इन सारी क्रियाविधियों को हम लोग नाम दे देंगे ग्रीन मार्केटिंग। मतलब पर्यावरण संरक्षण से संबंधित शब्द है, सीधी बात हम आपसे ये बस शब्द आखिरी में बोल देते हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या तो क्या बन के आई है, पर्यावरण संरक्षण का, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना, ग्लोबल वार्मिंग और क्या बोलते हैं आप लोग, ग्रीन हाउस प्रभाव वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, मौसम में अस्थिरता, कई सारी बीमारियों का अपने आप ही हो जाना और फिर आसानी से ना जाना, कभी भी बाढ़, कभी भी सूखा, कहीं भी भूकंप, ऐसी स्थितियाँ सब किससे संबंधित होती है, पर्यावरण, जिसके कारण केवल हम लोग मानव की एक प्रकार से अति संसाधनों की दोहन वाली स्थितियाँ, नीतियाँ हैं। तो उनसे बचने के लिए हम लोगों को हर विषय में पर्यावरण संबंधी चीज़ों को भी पढ़ना पड़ेगा। तो जहाँ पे उसको लिए क्या नाम दे दिया उन्होंने, ग्रीन मार्केटिंग। तो आपको इस प्रकार से मार्केटिंग करनी कि पर्यावरण को किसी प्रकार से नुकसान ना हो। तो टॉपिक काफ़ी इजी, हम आशा करते हैं आप लोगों का व्यवहार नहीं क्या बोलते हैं, विश्वास चरम पे पहुंचा होगा और आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर कमा के हम लोगों की भी थोड़ी बहुत तारीफ करेंगे। अब और आगे देखते हैं क्या है पढ़ने लायक। परिसंपत्तियाँ, एसेट्स क्या होती हैं। तो परिसंपत्ति, एसेट्स, तो परिसंपत्ति मतलब असेट मतलब संपत्ति के नाम सेंस में ही लेके चल सकते हैं। तो एक परिसंपत्ति एक ऐसा संसाधन है, मतलब सोर्स है, ठीक है, जो आर्थिक मूल्य के साथ
एक व्यक्ति, निगम या देश की उम्मीद के साथ मालिक है या नियंत्रित करती है, ठीक है, कि वह भविष्य में लाभ प्रदान करेगी। सीधी बात है, परिसंपत्ति ऐसी चीज़ को आप बोलेंगे जो आपके पास रहेगा तो, लेकिन रखने से भविष्य में आपको लाभ भी मिलना चाहिए, उसको आप परिसंपत्ति बोलेंगे। ये नहीं कि यदि हमारे पास ये पेन है, इसको हमने रख के कहीं पर रख दिया, ठीक है, इसको हमने कहीं पे, समझो कि मान लीजिए अपनी भाषा में बोलें तो अपने हम चलता ना, उसको कहीं पे गाड़ के गड्ढे में रख दिया, तो क्या रखा उसकी कीमत बढ़ेगी, बल्कि वो धीरे धीरे क्या हो जाए, ख़त्म। तो फिर इस पेन को हम लोग परिसंपत्ति नहीं बोलेंगे। सामान्यतः सोना चांदी, ठीक है ना, हम लोगों के स्वर्ण बॉन्ड वगैरह जो आजकल निर्धारित किए जा रहे हैं, या फिर ज़मीन जायदाद वगैरह, इनको परिसंपत्तियों की तरह शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो परिसंपत्तियों में मेन आपको ये बोलना है कि ऐसे संसाधन है जिनसे आगे जाके आप आय भी प्राप्त करेंगे और आगे जाके आपको उनकी कीमत बढ़ के मिलेगी, तो आपको लाभ मिलेगा। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग नाम देंगे परिसंपत्तियां। तो आपको सबको पता भी परिसंपत्तियां सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है आपकी अचल और दूसरी हो जाएगी इसी की जैसी कौन सी, चल। अचल मतलब जो चल नहीं सकती, ठीक है, अचल मतलब जो चल नहीं सकती, मतलब वो अपनी जगह पर स्थिर कॉन्स्टेंट असेट हो जाएगी। कांस्टेंट नहीं बोल पाएंगे, इसमें अच्छा वर्ड नहीं है, तो जो चल नहीं पाए तो आप बोलोगे फिर से भैया वही ज़मीन, ठीक है, आपकी कोई भी बिल्डिंग, सोना भी इसी में ले लिया जाता है, चांदी वगैरह, ठीक, जितने भी बहुमूल्य कहने को चीज़ें हैं उन सबको इसमें लिया जाता है, ठीक है, जो कहने को समय के साथ आसानी से ख़राब होने वाले नहीं हैं या ख़राब ही नहीं होते, ठीक है। चल संपत्ति में जो चल के यहाँ वहाँ जाएंगी और साथ में समय के साथ उनमें अपने आप ही डेप्रिसिएशन या फिर ह्रास देखने को, क्षति देखने को मिलेगी। जैसे आप लोग बोल देंगे कार, अपनी बाइक, ठीक है, कोई भी चीज़, बाइक को मोटरसाइकिल लिख सकते थे हम, इंग्लिश का वर्ड आ गया मुँह पे। मनुष्य स्वयं, यदि कोई व्यक्ति बोलता है मेरे पास संपत्ति के रूप में मेरे 4 पुत्र ही हैं, फिर 4 पुत्रियाँ हैं, तो क्या वो हमेशा जवान रहने वाले हैं, तो आप बोलेंगे नहीं, समय के साथ धीरे धीरे उनमें क्षरण होगा और उनकी उत्पादक क्षमता कैसे होती जाएगी, कम। तो संपत्तियां तो हैं, तो समय के साथ लाभ तो दे सकती हैं, लेकिन कभी न कभी नष्ट हो जाएंगी, मतलब चली जाएंगी, तो वो चल संपत्ति कहलाएंगी। तो संपत्तियों का अर्थ बस आपको इतना याद रखना है कि संपत्तियां वो हैं जो आपको भविष्य में लाभ कमा के देंगी, उनका मूल्य लगातार बढ़ेगा। तो चलो अचल, इन चीज़ों को तो आप हमारे ख्याल से पहले से जानते हैं, तो इसलिए इस पर ज़्यादा फंस के आपका समय ख़राब नहीं करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। परिभाषा इसकी ज़्यादा अच्छी लगी हमारे लिए, जिससे शायद आप लोग कुछ अच्छे नंबर कमाने की कोशिश करेंगे। तो कुछ चेकों की बात कर लें कि चेक क्या होते हैं। चेकों का वर्गीकरण कर, चेक भी एक प्रकार से परिसंपत्ति हैं, कभी कभी वो स्टेबल भी हो जाते, कभी कभी अनस्टेबल भी हैं। तो चेक के द्वारा हम लोग परिसंपत्तियों के भुगतान करते रहते हैं। तो स्थानीय चेक क्या होंगे, तो ऐसे चेक जिनका भुगतान केवल एक ही शहर में हुआ हो सकता है, ठीक है। स्थानीय चेक का अर्थ क्या हो जाए, ऐसे चेक जिनका भुगतान, जिनका हो गया है, तो पूरा ही मिटा दो अब, जिनका भुगतान एक ही शहर में, या फिर हम बोलेंगे एक ही की जगह पे उसी शहर में हो सकता है, मतलब जिस शहर से वो चेक निर्धारित किया जारी किया गया है उसी शहर बस में मान्य रहेगा, बाहर के शहर में जाएगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी। इसको आप लोग बैंकिंग भाषा में BCB सुनोगे, बैंकर्स चेक, ठीक है। इसे आप बैंकिंग की परिभाषा में जैसे DD बनते हैं इसी प्रकार से क्या ही बनते हैं, BCB बनते हैं, तो इसे आप BCB कहेंगे। उसी के जैसे होते हैं आउट स्टेशन चेक, ठीक है। तो आउट स्टेशन चेक ऐसे नाम में साफ लगा, ये आउट मतलब बाहर, तो जिनका भुगतान शहर के बाहर भी प्राप्त किया जा सकता है। तो आपके पास कोई चेक है, उसमें जो भी राशि लिखी है उसको आप शहर के बाहर होते हुए भी भुगतान प्राप्त कर सकते हैं, जिनका भुगतान शहर के बाहर भी प्राप्त किया जा सकता है। इनको आप बैंकिंग शब्दावली में क्या पढ़ेंगे, DD, ठीक है। फिर एट पार चेक, तो यहाँ से तो आप कैश भी ले सकते थे। एट पार चेक सामान्यतः उनको कहते हैं जिन पर आप चेक के रूप में, मतलब उनको ऊपर चेक के ऊपर इस प्रकार से हम लोग 2 लाइनें खींच देते हैं, मतलब उनको हम लोग बोलते थे अकाउंट पे होंगे आप, मतलब इससे आप सामान्यतः इससे पूरे देश में कहीं भी भुगतान तो लिया जा सकता है, लेकिन इससे नकदी भुगतान नहीं लिया जाएगा। इसके द्वारा केवल आप अकाउंट से अकाउंट में ही पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, एक चीज़ आपको शेयर करना भूल गए हम यहाँ पे,
तो ये भी बता देते हैं कि जब आप लोग बैंक से BC बनवाएंगे, DD बनवाएंगे, तो आपको हल्का फुल्का कमीशन लगता है, मतलब कोई ना कोई भार लगता है, ठीक है, अधिशेष अप्लाई करता होता है हमारे ऊपर। लेकिन जब हम लोगों के पास अपनी खुद की चेक बुक है, तो वहाँ से आप अकाउंट पे या फिर कोई भी चेक निर्धारित करते हैं, तो पूरे देश में कहीं भी भुगतान करने के लिए ना आपको चेक देने का और ना चेक को बनाने वाले को कोई भी कमीशन वगैरह नहीं लगेगा। तो मेरी अंतर हो जाएगा थोड़ा सा इन तीनों में कि ये भैया केवल एक लोकल स्थान में चलेगा, ठीक है, लोकल स्थान में चलेगा पर इस पर कमीशन लगेगा। ये देश में कहीं भी चलेगा या फिर शहर के बाहर चलेगा लेकिन इस पर कमीशन लगेगा। और ये कहीं भी चलेगा लेकिन इस पर कोई कमीशन नहीं लगेगा। और दूसरी कहानी, इनको निर्धारित करने का अधिकार सामान्यतः किसके पास होता है? बैंकों के पास। और ये एट पार चेक जो हम लोग खुद एक दूसरे को देते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं एट पार चेक, जो हम लोगों के हाथ में चेक बुक के रूप में होता है। जो DD के ही यहाँ पर दो प्रकार होंगे, एक DD और एक खुद BC। तो ये टॉपिक भी इजी था, जिसको भी आप एक बार रिवाइज करके देखना। और यदि कुछ डाउट रहते हैं या फिर आपको लगता है हमने कुछ गलत बताया या फिर कम बताया है, तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम आशा करते हैं कि आप लोगों के प्रबंधन में हमने आपकी काफ़ी हद तक सहायता की है और आप लोग इतने मैटर से काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त करने में शायद सफल होंगे, ऐसी हमारी आशा है। तब भी यदि आपको कुछ लगता है सर आपने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, तो अभी भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में संपर्क कर सकते हैं। वाला टॉपिक आप हमें समझाइए, ठीक है। तो फिलहाल भैया हम आपसे अनुमति लेते हैं, विदाई लेते हैं इस टॉपिक की, और कमेंट बॉक्स में आपसे जुड़ के रहेंगे। तो आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।